गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में फॉर्म अंडरराइटिंग से रिलेटेड जो दो ऑल्टरनेटिव्स थे उन दोनों पर बात कर ली थी, और आज हमें जो मेन कॉन्सेप्ट सीखना है वो है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू अंडरराइटिंग। मतलब अंडरराइटिंग को लेकर जो जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी पड़ सकती हैं उन पर हमें आज बात करनी है। और जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले मैं आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखवा देता हूं और फिर हम उसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो वही हम करेंगे। आइए पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास की जा सकती है रिलेटेड टू अंडरराइटिंग। तो अब आप एक हेडिंग डालिए, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू अंडरराइटिंग। पहली एंट्री, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being shares issued to underwriters and amount due thereon। दूसरी एंट्री लिखिएगा, अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। being commission due। बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट being cash received in final settlement। एंट्री नंबर 4, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। being cash paid in final settlement। इसको नोट करिए। देखिए, हो सकता है कि आप में से वो स्टूडेंट्स जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, मतलब जिन्होंने 11वीं 12वीं क्लास में कॉमर्स नहीं ली थी, उनको ये एंट्रीज देख के शायद थोड़ी सी घबराहट शुरू हो गई हो। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इवन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को भी ये सब चीज़ें बड़े आराम से समझ में आए, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। तो आइए पहले वो एग्जाम्पल लिख लेते हैं और फिर उसकी मदद से इन एंट्रीज को कैसे पास करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब आप एक एग्जाम्पल लिखिए, एक्स लिमिटेड wants to issue 1 lakh equity shares of rupees 10 each
whole of the issue is underwritten as under A, 50,000 shares, B, 40,000 shares, C, 10,000 shares. Unmarked applications, $10,000 shares. Marked applications, A, 50,000 shares, B, 30,000 shares, C, 5,000 shares. अब लिखिए रिक्वायर्ड, क्या क्या रिक्वायर्ड है? फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट नेट लायबिलिटी of each underwriter. Second part, calculate underwriting commission. Third part, calculate the amount receivable from oblique payable to each underwriter. Number 4, pass journal entries related to underwriting. Number 5, prepare ledger of A, B and C. ठीक, देखिए लेजर ना वैसे हमारे एग्जाम में आते नहीं है, पर क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मुझे लगता है कि शायद हम इसको भी बना लेंगे तो आपको ज़्यादा बात बेहतर समझ में आएगी। लेकिन हाँ, जब हम अभी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर लेजर जनरली नहीं पूछे जाते हैं। इसको नोट करें। देखिए इस एग्जाम्पल में जो ये पहले 2 पार्ट्स हैं ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं भाई। अगर हम इन 2 पार्ट्स की बात करें, ये तो आपने सीख ही रखे हैं। लायबिलिटी निकालना भी आपको आता है अंडरराइटर की, और कमीशन के ऊपर भी हमने बात करी है। हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में कमीशन को लेकर पूछा नहीं गया था, बट ठीक है, बात तो कर रखे हैं तो समझ में सब आएगा आपको। ये जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है ये आपके लिए नए है ना, लेकिन जो पहले हमें आता है पहले वो तो कर ले। मतलब पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पर बात कर लेते हैं। आइए हम फर्स्ट पार्ट के लिए जो करते हैं पहले वो करेंगे। क्या करते हैं भाई? एक स्टेटमेंट बनाते हैं। सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। एक कॉलम किसका बनेगा? पर्टिकुलर्स का, और फिर जितने अंडरराइटर हैं उनके कॉलम। 3 अंडरराइटर है तो 3 कॉलम
और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी का क्या मतलब, इन्होंने कितने कितने शेयर्स का रिस्क लिया है। ग्रॉस लायबिलिटी हमें दे रखी है 50, 40 और 10,000, ठीक है। तो ये लो भाई 50, 40, 10,000। इसमें से क्या माइनस करोगे सर, इस क्वेश्चन में फॉर्म अंडरराइटिंग तो है नहीं, फॉर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्ड एप्लीकेशन तो है, वो तो माइनस कर लो। मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी कितनी है सर, मार्क्ड एप्लीकेशन है 50, 30 और 5। ये लो भाई 50,000, 30,000 और ये रहा 5,000। फिर हम क्या माइनस करें, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, और अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी है भाई सर, अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 10,000। ये लो जी 10,000 को माइनस करो किस रेशो में, क्रॉस लायबिलिटी के रेशो में, 5:4:1। तो ये तो सीधे सीधे 5,000, 4,000 और 1,000 हो जाएगा। क्या किसी का नेगेटिव मतलब सरप्लस आ रहा है क्या, हाँ सर ए का सरप्लस आ रहा है। जब किसी का सरप्लस आ रहा होता है तो हम सीधा तो नेट लायबिलिटी नहीं लिखते, हम पहले बैलेंस वर्ड लिख देते हैं। ये लो जी इसका सरप्लस आ रहा है, बाकी दो जो अंडरराइटर हैं उनका तो पॉजिटिव ही आ रहा है, ये 6,000 आ रहा है और ये आ रहा है 4,000, है ना। और इसके बाद इस सरप्लस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बी और सी के बीच में, उनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में, मतलब 4:1 में। तो ये 5,000 यहाँ पे प्लस कर दिया और ये 4,000 यहाँ से माइनस और ये 1,000 यहाँ से माइनस, 4:1 तो यही होगा। और उसके बाद हम अब कह सकते हैं कि ये हमारी नेट लायबिलिटी आ गई है ना। नेट लायबिलिटी हमारी आ गई है, इसकी 0, इसकी 2,000 और इसकी 3,000। तो ये तो हमारे लिए कोई नई बात थोड़ी है, ये तो हमने पहले बहुत बार कर रखा है। ये कैलकुलेट करना अब तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, नहीं क्यों भाई, ये तो हमने पहले बहुत बार किया है। अच्छा अब जरा एक बात और चेक कर लें, हमने यहाँ पर ये जो मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं इसका टोटल कितना है जरा चेक करके बताओ सर। 50 + 30 + 5 85 है, और अनमार्क्ड एप्लीकेशन का कितना है 10,000 है। 85 + 10 कितना होता है 95, मतलब 95,000 शेयर हमारे बिक गए हैं। 85 अंडरराइटर के थ्रू बिके हैं और 10,000 कंपनी ने डायरेक्टली बेचे हैं। 95 बिक गए हैं, 5,000 ही नहीं बिके हैं। तो अंडरराइटर की लायबिलिटी कितने से बनती है, जो शेयर नहीं बिके हैं, तो अंडरराइटर की लायबिलिटी 5,000 ही बनेगी। तभी आप देखिए कि नेट लायबिलिटी का टोटल कितना है 5,000 ही है। और ये 5,000 का ब्रेकअप कैसे है, ए को कोई शेयर नहीं लेने पड़े क्योंकि उसने खुद से ही अच्छा काम किया है, और बी को 2,000 लेने पड़े और सी को 3,000 लेने पड़े। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पर होता है पूरा। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कंप्यूट करने के लिए बोला गया है, कमीशन निकालने के लिए बोला गया है। आइए जरा वो भी निकाल देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। तो बताइए फिर कैसे निकलती थी ये अंडरराइटिंग कमीशन। सर अंडरराइटिंग कमीशन निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, जिस भी अंडरराइटर की कमीशन कंप्यूट करनी है उसका ग्रॉस लायबिलिटी कितना है, मतलब उसने कितना रिस्क लिया था, कितने शेयर्स का रिस्क उसने लिया था। अगर हम ए की ग्रॉस लायबिलिटी देखें तो ए की ग्रॉस लायबिलिटी 50,000 शेयर्स की है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर ग्रॉस लायबिलिटी लिख लेते हैं जिस भी अंडरराइटर की कमीशन कंप्यूट करनी है। फिर हम देखते हैं कि ये शेयर जो है ये कितने में इशू होता है। इसका मतलब फिर हमें क्या देखना है, इशू प्राइस देखना है। अगर यहां पर आप देखोगे तो इशू प्राइस आपको कितने रुपए का दिखेगा, इशू प्राइस आपको 10 रुपए का दिखेगा। आप देखिए हम यहां पर 10 रुपए में शेयर इशू कर रहे हैं। अगर यहां पे मान लीजिए ऐसा लिखा होता कि शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो 10 + 2 12 रुपए का इशू प्राइस होता। 5 रुपए की प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो 15 रुपए का इशू प्राइस होता। मतलब जो भी इशू प्राइस होता है वो हम लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन डिबेंचर्स का होता, क्योंकि शेयर तो डिस्काउंट पे जनरली नहीं इशू होते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन डिबेंचर्स का होता और वहां लिखा होता कि 100 रुपए का डिबेंचर हमने 95 पर इशू किया है,
तो 95 क्या होता है उस केस में इशू प्राइस, फिर हम 95 कंसिडर करते हैं अगर डिबेंचर का क्वेश्चन होता, बट यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 रुपए दे रखा है, तो हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि भाई ये इशू प्राइस जो है 10 रुपए ही है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हम ग्रॉस लायबिलिटी को इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेसिकली जो ये आता है ये अंडरराइटर का रिस्क रुपीज में आ गया। अगर मान लीजिए पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं आता तो अंडरराइटर ए को मैक्सिमम कितने शेयर लेने पड़ सकते हैं, 50,000 शेयर लेने पड़ सकते हैं, और एक शेयर हम कितने का इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का, तो उसका रिस्क कितने रुपए का हो गया, 5 लाख रुपए का। और क्योंकि ये क्वेश्चन शेयर्स का है, कमीशन का रेट ना दे रखा हो, तो खुद से हम कितना लेते हैं, जितना मैक्सिमम लिखा हुआ है, कितना है 5%, तो 5 लाख रुपए का 5% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए आ जाएगा। फिर ऐसे ही अगर हम बी को देखते हैं तो बी का ग्रॉस लायबिलिटी यहां पर 40,000 का है, और 40,000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, मतलब जो बी अंडरराइटर है उसका रिस्क 4 लाख रुपए का है, तो 4 लाख का 5% निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। ऐसे ही सी की अगर हम बात करें तो उसका रिस्क 10,000 शेयर्स का है, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसका भी 5% निकाल देंगे, तो इसकी कमीशन 5,000 रुपए की आती है। देख लो भाई, कमीशन को लेके तो कोई डाउट नहीं नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़े। अब जो हम थर्ड पार्ट करेंगे वो आपके लिए नया पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, कहता है ये बताइए कि हमें हर एक अंडरराइटर से कितना अमाउंट रिसीव करना है या फिर कितना अमाउंट पे करना है। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से प्लीज सुनेंगे। देखिए, आपने ये बात तो देखी है कि अंडरराइटर ने रिस्क लिया है। अंडरराइटर ने रिस्क किस चीज का लिया है कि पब्लिक अगर शेयर नहीं खरीदेगी तो हम खरीद लेंगे। तो अगर मान लीजिए पब्लिक शेयर सही में नहीं खरीदती है, तो अगर हम अंडरराइटर को शेयर इशू करेंगे तो अंडरराइटर हमें पैसा देगा और हम बदले में अंडरराइटर को क्या दे देंगे, हम बदले में अंडरराइटर को शेयर दे देंगे। मतलब जितने शेयर अंडरराइटर को खरीदने हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें अंडरराइटर से कुछ पैसा लेना है। जैसे कि अगर आप यहां देखें, ए का नेट लायबिलिटी तो कुछ नहीं है, तो ए को तो कोई शेयर नहीं खरीदने पड़ेंगे, लेकिन बी और सी को तो शेयर खरीदने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बी की बात करें, बी को कितने शेयर खरीदने हैं, 2,000 शेयर खरीदते हैं। एक शेयर कितने का बेचेंगे, इसको 10 रुपए का, तो बी से देखा जाए तो हमें 20,000 रुपए लेने हैं। इस सब पर मैं वर्किंग अभी लिखवाऊंगा, अभी आप सिर्फ समझने पर फोकस करें। ऐसे ही अंडरराइटर सी जो है उसको 3,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, 10 रुपए का एक शेयर इसको भी देंगे, तो इससे कितने रुपए लेने होंगे, 30,000 रुपए लेने होंगे। मतलब ये समझे कि हमें अंडरराइटर से कुछ पैसा लेना होता है, और वो किस चीज का पैसा लेना होता है, जितने शेयर्स उनको खरीदने पड़ेंगे तो उन शेयर्स के तो वो पैसे हमको देंगे ना, तभी तो हम उनको शेयर इशू करेंगे। तो हमें कुछ पैसा लेना है, और कौन सा पैसा लेना है, जो शेयर उनको खरीदने पड़ते हैं उसका पैसा लेना है। अच्छा, लेकिन हमें उनको कुछ पैसा देना भी होता है। कौन सा पैसा देना होता है भाई, जो उन्होंने रिस्क लिया है उसका वो कमीशन जो है हमसे लेंगे। मतलब हमें उनको कुछ पैसा देना भी है। जो हमने सेकंड पार्ट में कैलकुलेशन किया है ये कमीशन का, ये पैसा क्या है, ये पैसा हमें उनको देना है। अंडरराइटर से लेना भी है और अंडरराइटर को कुछ देना भी है। हम उनको देंगे क्या, जो उनका रेम्यूनरेशन है, जिसके लिए उन्होंने ये इशू अंडरराइट किया है, मतलब कमीशन के लिए, ये कमीशन हमें अंडरराइटर को देनी है। तो हम ना, क्योंकि उनसे कुछ पैसा लेना भी है, हमें कुछ पैसा देना भी है, तो हम ऐसा नहीं करते कि पहले उनसे ले लें और फिर उनको दे दें। हम सेटलमेंट करते हैं, हम नेट में बात करते हैं। सर थोड़ा एग्जांपल लेके बताओ। चलो एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए आप हमारे सेंटर पर ना फेस टू फेस क्लासेस लेने के लिए आते हैं। हाँ, फेस टू फेस क्लासेस लेने के लिए आते हैं, और आपका घर जो है वो हमारे सेंटर से थोड़ा दूरी पर है, इसलिए आप रोज हमारे सेंटर पर ऑटो करके आते हैं। अब ऐसे ही किसी एक दिन आप ऑटो करके हमारे सेंटर तक पहुंचे, और आप मान लीजिए जो अपना वॉलेट है वो अपने बैग में रखते हैं, और जैसे ही आप ऑटो वाले भैया को, आपका मान लो 100 रुपए किराया बना, जैसे ही आप 100 रुपए देने के लिए वॉलेट अपने बैग से निकालने की कोशिश करते हो, तो आप देखते हो अरे वॉलेट तो है नहीं। चोरी नहीं हुआ, मान लो आप घर पर भूल गए, चोरी क्यों करवाना, मान लो आप वो वॉलेट घर पर भूल गए। भाई वॉलेट चाहे घर पर भूले हो, पसीने तो छूटता है। क्यों पसीने छूटेंगे, क्योंकि वो ऑटो वाला मानेगा नहीं, उसको 100 रुपए कहां से लेके दूं। ये कोई घर का पास का तो दुकानदार है नहीं जिसको मैं बोलूं भैया अभी देके जाता हूँ। ऑटो वाला है, जानता ही नहीं, अनजान बंदा कोई है, उसको मैं 100 रुपए कहां से लेके दूं। तो फिर आपके दिमाग में एक थॉट आया, क्यों ना ऊपर सर से बात की जाए। अब आपने बोला ऑटो वाले भैया को, भैया देखो ऐसे ऐसे बात हो गई, वॉलेट लाना भूल गया हूँ, तो मैं अभी ना अपने सर के पास जाता हूँ, ऊपर हमारे टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, वो मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे, फिर मैं आपके पैसे देता हूँ। आप मेरे पास आते हैं ऊपर, और आप मुझसे 500 रुपए उधार मांगते हैं। सर 500 क्यों मांगे,
100 रुपए तो देने हैं ऑटो वाले को, अरे भाई अभी आपको वापस भी तो जाना है, और हो सकता है कोई और इमरजेंसी ना पड़ जाए, फिर किसी और से मांगना पड़े। बेहतर है कि आप एक ही बारी में थोड़ा ज्यादा अमाउंट किसी से ले लो, ताकि आराम से सुख शांति से घर पर पहुंच जाओ। आपने मुझसे 500 रुपए उधार ले ली, मैंने भी आपको दे दी, ठीक है अपना स्टूडेंट है, और नीचे आपने ऑटो वाले भैया को पैसे दिए और रवाना कर दिया। फिर मुझे किसने बताया कि सर जो ये स्टूडेंट जिसने आपसे 500 रुपए लिए हैं ना, इसके घर के पास ना एक बड़ी फेमस स्टेशनरी शॉप है, जहां पे सारा सामान बड़े रीजनेबल प्राइसेस पर मिलता है। फिर मुझे लगा यार मेरे को भी एक कैलकुलेटर तो चाहिए, तो मैंने आपको बोल दिया कि बेटा देखो मेरे लिए ना, आपके किसने बताया कि आपके घर के पास बड़ी फेमस स्टेशनरी की शॉप है? आपने भी बोला हाँ सर है। तो मैंने कहा मेरे लिए एक कैलकुलेटर ले आओगे क्या? आपने कहा सर बिल्कुल ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नेक्स्ट डे मतलब आप एक कैलकुलेटर लेकर मेरे पास पहुंचे कि सर देखो ये ले आया, आपने कहा था 200 रुपए का ये कैलकुलेटर आया है। अब आप मुझे बताइए मेरे को अब आप कितने रुपए वापस करोगे? सर 500 आपने दिए थे और 200 रुपए का हम आपके लिए कैलकुलेटर ले आए, तो नेट में आप मुझे अब कितने रुपए वापस करोगे? 300 रुपए दोगे, क्योंकि 500 आपको मुझे देने हैं पर 200 मुझे भी आपको देने हैं। मुझे किस बात के देने हैं? उस कैलकुलेटर के नाम की मुझे भी आपको देने हैं। तो मैं अब आपसे नेट में 300 रुपए रिसीव करूंगा। समझ में आता है? यही नेट सेटलमेंट है। एक तरीका यह भी है कि पहले आप मुझे 100-100 रुपए के 5 नोट दें, और मैं फिर उन्हीं 5 नोटों में से 2 नोट आपको दे दूं कि भाई आपने मेरे लिए कैलकुलेटर खरीदा। भाई काम बढ़ जाएगा। ये तो चलो छोटी सी ट्रांजैक्शन है, तो इसमें तो आपको कोई बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर यही आप अंडरराइटर के रिस्पेक्ट में देखो, पहले हम अगर अंडरराइटर को यह बोले कि तुम पहले पैसा लेके आओ, पहले तुम पैसा दो, किस बात का? शेयर का। तो पहले वो हमारे नाम पे एक चेक काटेंगे, फिर वो बोलेंगे तुम हमारी कमीशन दो, फिर हम उनके नाम पर कमीशन के नाम की एक चेक काटे, डुप्लीकेशन होगी। क्यों ना नेट में बात कर लो, जो पैसा लेना है जो पैसा देना है माइनस करके देख लो ना कि कितना नेट में देना है या कितना नेट में लेना है। अगर मान लीजिए आपने मुझे 500 रुपए देने हैं, तो मुझे भी तो आपको 200 रुपए देने हैं, तो नेट 300 में ही बात करो ना। पहले आप मेरे हाथ में 500 रुपए थमाएं, फिर मैं उसी में से आपको 200 रुपए दूं। तो ये तो चलो ठीक है, छोटी सी बात ट्रांजैक्शन है, तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन अंडरराइटर के साथ तो बड़ा हैवी अमाउंट होगा। नंबर ऑफ शेयर्स अगर बहुत ज्यादा है तो कमीशन भी बहुत अच्छी खासी है। मान लो करोड़ों में इशू आ रहा है, करोड़ों का इशू है, तो बड़ा हैवी अमाउंट होगा। पहले मैं उनसे लूं फिर बाद में उनको दूं, क्यों ना नेट में ही बात करें। अब ये जो नेट है ना, ये हो सकता है नेट में देना भी हो सकता है नेट में लेना भी हो, और हो सकता है कि कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि अमाउंट सेटल ही हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर आपने मुझसे कितने रुपए लिए थे? 500 रुपए लिए थे। अब मैंने आपसे मान लो कहा कि मेरे लिए 2 कैलकुलेटर ले आना और एक 100 रुपए का रजिस्टर ले आना। मतलब मुझे आपसे 500 ही लेने थे, मैंने आपसे 500 का ही सामान मंगवा लिया, तो अब नेट में ना देना है नेट में ना लेना है, बात खत्म हो गई। पहले वाले केस में क्या किया था? मैंने आपसे सिर्फ एक कैलकुलेटर मंगवाया था, मतलब आपने मेरे बिहाफ पर 200 का सामान ले लिया, तो मुझे 500 आपको लेने थे, 500 आपसे लेने थे, 200 आपको देने थे, तो मैंने आपसे नेट में 300 रुपए ले लिए। दूसरे वाले एग्जाम्पल में मुझे अब कुछ नहीं देना, ना ही कुछ आपको देना। क्यों? 500 रुपए आपने मुझसे जो लिए थे, मैंने 500 का ही सामान मंगवा लिया, बात खत्म हो गई। तीसरा सिनेरियो पढ़ो, मान लो मैंने आपसे 3 कैलकुलेटर मंगवा लिए। अगर मैं आपसे 3 कैलकुलेटर मंगवा लूंगा तो सामान तो मैंने 600 का मंगवा लिया, जबकि आपने तो मुझसे 500 रुपए लिए थे। मतलब आपको मुझे 500 देने थे, मुझे आपको अब 600 देने हैं, तो मैं अब आपको नेट में कितने रुपए और दे दूं? 100 रुपए और दे दूंगा। अब आप एग्जाम्पल को समझिए। सेम एग्जाम्पल में 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी, नेट में आपको मुझे देना है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि जितना लेना था उतना ही देना भी है, तो वो अकाउंट पूरा सेटल ही हो गया। और तीसरी पॉसिबिलिटी, मुझे आपको पे करना है, क्योंकि मैंने आपसे जो सामान मंगवा लिया वो ज्यादा मंगवा लिया। अब ये तो हुई छोटी सी एग्जाम्पल की बात। आइए अब जरा यहां पर बात करते हैं। अब आप देखिए मिस्टर ए की शेयर्स के केस में अगर लायबिलिटी देखोगे तो 0 है। उसको तो शेयर खरीदने पड़े ही नहीं, क्योंकि उसने सब बिकवा दिया, बढ़िया काम किया उसने। मतलब उससे लेना कुछ भी नहीं है, पर हमें उसको 25,000 की कमीशन तो देनी है। तो ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो मुझे नेट में 25,000 ए को देने हैं, राइट? ए को 25,000 देने हैं। और अगर बी की बात करें, बी के 2,000 शेयर्स हैं, इसको जो खरीदते हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो बी से 20,000 रुपए लेने हैं। और बाय चांस जो बी की कमीशन बनती है वो भी 20,000 ही बनती है, मतलब इससे 20,000 लेने हैं और 20,000 देने भी है। तो इसका अमाउंट कितना हो गया नेट में? 0। अब इससे ना लेना है ना इसको देना है। और सी की बात अगर करें, 3,000 शेयर का 30,000 बनता है,
इससे 30,000 रुपए लेने हैं और इसको कमीशन के नाम के 5,000 ही देने हैं, बस 30 लेने हैं, 5 देने हैं, तो मैं सी को क्या बोलूं, भाई तू 25 दे दे, 30 तेरे से लेने हैं, 5 मुझे तुम्हें देने भी है, तो तू नेट में 25,000 दे दे। अब आप देख रहे हैं यहां तीनों सिचुएशन हो गई। मिस्टर ए को देखोगे, इससे लेना कुछ नहीं है, इसको बस देना ही देना है कमीशन के नाम का, तो ए को हम 25 देंगे। ध्यान रखें ये सारी बातें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। ए को हम 25 देंगे, बी से जितना लेना है उतना ही देना भी है, तो बी के साथ कुछ नहीं होगा। और जो सी है उससे लेने 30,000 रुपए हैं पर उसको देने 5,000 हैं, क्योंकि ज्यादा लेने हैं तो उसे क्या बोलूंगा मैं, भाई तू 25,000 का पैसा हमें दे दे। मतलब सी से हम नेट में मंगवाएंगे, ए को नेट में देंगे और बी के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका खाता वैसे ही सेटल हो गया है। अब जो ये मैंने बातें बोली है ना कि किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये हम एक स्टेटमेंट बना के, एक वर्किंग बना के कंप्यूट करते हैं। तभी आप देखें जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम, जिनसे लेना है, और पेएबल टू, किसी को देना भी हो सकता है, टू ईच अंडरराइटर। ये हमें अब करके दिखाना है। आइए इसको पहले सी पार्ट करते हैं, मतलब थर्ड पार्ट करते हैं, और फिर जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे। तो थर्ड पार्ट के लिए ना अब आप एक हेडिंग डालिए, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट receivable from oblique payable to underwriters। और इसमें भी आप क्या करें, आप 3 कॉलम्स बनाइए 3 अंडरराइटर के लिए और 1 कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए। अब इस स्टेटमेंट में पहले हम उस पैसे की बात करेंगे जो हमें अंडरराइटर से लेना है। हमें अंडरराइटर से कौन सा पैसा लेना होगा, वो शेयर्स जो अब अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे, उन शेयर्स के अगेंस्ट जो भी पैसा ड्यू होगा वो पैसा हम रिसीव करेंगे। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं इस स्टेटमेंट में कि अंडरराइटर्स की जो लायबिलिटी बनी है वो बी और सी की बनी है ना। ए ने तो कोई शेयर, उसको तो कोई लेने नहीं क्योंकि उसने तो बेहतर काम किया है। तो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट में क्या करें, नेट लायबिलिटी लिखें। लेकिन लायबिलिटी जो नेट आती है स्टेटमेंट के थ्रू वो तो शेयर्स में आती है, लेकिन पैसे का लेन देन तो रुपीज में होता है। नहीं, पहले हम नेट लायबिलिटी शेयर्स की लिख लेते हैं। ये तो हो गया, ए का तो कोई है नहीं शेयर लेना उसको, बी को 2,000 लेने होंगे और सी को जो शेयर लेने होंगे वो 3,000 लेने होंगे। इन शेयर्स के अगेंस्ट जितना पैसा बनेगा हम कह सकते हैं वो पैसा अंडरराइटर से हमें अब लेना है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स। क्योंकि अंडरराइटर ए जो है उसको तो कोई शेयर खरीदने ही नहीं, तो उससे कोई पैसा लेना भी नहीं होगा। आप कह सकते हो 0 शेयर उसको लेने हैं, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, है ना। यहां पर बी को जो है 2,000 शेयर खरीदने हैं और 1 शेयर जो है 10 रुपए का है, तो बी से हमें 20,000 रुपए लेने हैं। सी को 3,000 शेयर खरीदने हैं और 1 शेयर जो है 10 रुपए का है, तो सी से हमको 30,000 रुपए लेने हैं। अब बात आती है कि उनको देना क्या है, अमाउंट पेबल टू अंडरराइटर्स। क्या अमाउंट पे करेंगे, उनको तो हम कमीशन पे करते हैं। जो अमाउंट हमको देना है वो बेसिकली क्या है, कमीशन है। कमीशन तो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, 25,000, 20,000 और 5,000। तो हम यहां पर वो अमाउंट लिख देते हैं, 25,000, 20,000 और 5,000। अब ध्यान रखें, नेट में या तो हम अंडरराइटर से रिसीव करेंगे या हम अंडरराइटर को पे करेंगे। जहां तक सवाल ए का है, अंडरराइटर ए का है, उससे हमें लेना तो कुछ भी नहीं है।
लेकिन पे हमें उसको करना है, तो इसको तो नेट में हमें पे करना होगा, है ना। बी का कोइंसिडेंटली, मतलब अगर हम इत्तेफाक देखें तो बी से जितना लेना है उतना ही देना है, तो बी का लेन देन तो खत्म हो चुका, उसका खाता वैसे ही क्लोज हो गया, तो बी से ना आएगा ना बी को जाएगा। लेकिन जहां तक सवाल सी का है, सी को हम बोलेंगे भाई देख तेरे से 30,000 रुपए लेने हैं, 5,000 हमको तुझे देने हैं, तो ये 5,000 काट के रिमेनिंग 25,000 तो हमको दे दे। तो हम यहां पर अब दो और रोज क्रिएट करेंगे। पहली रो में हम लिख रहे हैं नेट अमाउंट रिसीव्ड। ऑफ कोर्स दो ही सिचुएशन बन सकती है, या तो हमें लेना होगा या हमको देना होगा, नेट अमाउंट पेड, या हमको रिसीव करना होगा या हमको पे करना होगा। ए के केस में क्या सिनेरियो है, हमको देना है कि हमको उससे लेना है, सिर्फ ए को तो हमें पे करना है, तो इसलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 25,000, उसको 25,000 देने हैं और उससे लेने कुछ भी नहीं है, तो इसको नेट में पे करेंगे। बी का हिसाब किताब खत्म, ना उसे लेना है ना उसको देना है। सी जो है उससे हमें 25,000 रुपए नेट में लेने हैं, 30,000 उससे लेने हैं, लेकिन 5,000 हमें उसको देने भी हैं, तो इससे हमें रिसीव हो जाएगा अमाउंट। तो ऑफ कोर्स रिसीव होगा तो पे क्यों होगा, कोई एक ही चीज होगी। तो ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम एक आध क्वेश्चन में जब एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी ये सब चीजें बनाएंगे, तो आपको और अच्छे से इस चीज का जो है क्लैरिटीज की हो जाएगी। अब हमें फाइनली इसको जर्नलाइज करके दिखाना है। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब मुझे लगता नहीं कि कोई इशू होगा, आपको समझ में आ गई होंगी बातें। अब फोर्थ पार्ट में जर्नल एंट्रीज को पास करना है और रिलेटिंग टू अंडरराइटिंग, ठीक है। तो अब आप लिखें फोर्थ पार्ट। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, किसकी किताबों में ये जर्नल बनती है, ये जर्नल बना रहे हैं कंपनी, और कंपनी का नाम कुछ दे रखा है क्या इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में देखो कंपनी का कोई नाम है क्या, हाँ सर कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और फिर लिखेंगे जर्नल, ठीक है। चलिए अब हो सके तो प्लीज अपने पेन छोड़ के ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा कि कैसे हमें ये जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखिए वैसे शेयर्स इशू करने से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज है, हम एक टॉपिक में पढ़ते हैं इशू ऑफ शेयर्स, हमारे सिलेबस में वो चैप्टर है, वो हम उसकी बात भी करेंगे जब वो चैप्टर आएगा। अभी के लिए फिलहाल यहां पर भी हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, लेकिन यहां शेयर्स हम इशू कर रहे हैं फिलहाल अंडरराइटर को। पब्लिक इशू से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज हैं उसको आप अच्छे से कहां सीखते हैं, इशू ऑफ शेयर चैप्टर में। वहां पर एक पूरा तरीका होता है, पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, फिर शेयर्स अलॉट करते हैं, मतलब अलॉटमेंट की एंट्रीज होती हैं, फिर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो वहां एक बड़ा तामझाम है। आप में से जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हों तो शायद उनके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर पहले आप इशू ऑफ शेयर करवा देते। भाई इशू ऑफ शेयर तो अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर प्रो राटा अलॉटमेंट भी है, फॉरफीचर भी है, री इशू भी है, तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा अगर नॉन कॉमर्स वालों के लिए कह रहा हूँ। 12th में जिन्होंने पढ़ रखा है वो सेम यहाँ पर है, मतलब हमारे सीएस में सेम इशू ऑफ शेयर्स 12th वाला ही है। इवन लेवल तक भी मैं देखता हूँ तो लगभग सेम ही है, थोड़े बहुत कुछ एक आध कुछ हैवी क्वेश्चंस होंगे, पर अदरवाइज लेवल भी आप देखोगे तो सेम ही है। पर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए प्लीज इस बात का ध्यान रखें, इशू ऑफ शेयर्स अगर मैं पहले करवाता तो आपके लिए वो हैवी पड़ता, क्योंकि आपका कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है शेयर कैपिटल से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज करने का। इसमें हल्का फुल्का सा है तो बात आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन जिन्होंने कॉमर्स में इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रखा है, मैं आपको एक पहले बात बताऊं, वहां जब हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं तो मैंने कहा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब होता है, ठीक। यहां पर भी ऐसा ही हुआ होगा, जब हमने ये शेयर पब्लिक को हमने इशू किए होंगे तो पब्लिक से रिस्पॉन्स आया होगा, पब्लिक से रिस्पॉन्स आने के बाद फिर हमने पता लगा होगा कि अच्छा इतने लोगों ने अप्लाई किया है, फिर हमने अलॉट किया होगा, और अगर कोई फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है तो वो भी सब हुआ होगा। लेकिन जब पूरा इशू खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमें पता लगता है कि अच्छा अब ये शेयर तो बिक नहीं पाए, अब हम अंडरराइटर को बोल रहे हैं भाई तुम खरीदो। अब अंडरराइटर के साथ वो सारा तामझाम नहीं होता कि पहले उनसे एप्लीकेशन मंगवाएं फिर हम उनको अलॉटमेंट दें। अरे भाई ये अब तय है कि इनको तो ये शेयर खरीदने ही खरीदने हैं, इनको हम अब डायरेक्टली शेयर्स दे देते हैं, कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट का खाता नहीं खोलते हैं,
जब हम अंडरराइटर्स को शेयर इशू करते हैं। मतलब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से प्लीज सुनेगा, क्योंकि आपको शेयर्स सिर्फ अंडरराइटर बी और अंडरराइटर सी को देने हैं, इसलिए हम यहां पर सबसे पहले उनके खाते को डेबिट करेंगे। मैं यहां पर किसको डेबिट कर रहा हूं, बी को डेबिट कर रहा हूं, और किसको डेबिट कर रहा हूं, सी को डेबिट कर रहा हूं। डेबिट करने का मतलब यह है कि बी से हमें पैसे रिसीव करने हैं, बी को हम अपना डेटर बना रहे हैं। कितने रुपए से डेटर बनाए, कितने रुपए लेने हैं उनसे, 20,000 बी से लेने हैं, भाई ए को तो कोई शेयर दे नहीं तो उससे क्यों लेंगे, और 30,000 सी को लेने हैं, 30,000 सी से लेने हैं। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे 20,000 और हम लिखेंगे 30,000। ये 20,000 कहां से आया, 2,000 शेयर के 10 रुपए के हिसाब से 20,000 बने, 3,000 शेयर्स के 10 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए बने। ठीक, और क्यों लेने हैं इनसे ये पैसे, क्योंकि हम इनको शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि यहां पर इक्विटी शेयर्स इनको इशू कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 के इनको इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। दोनों को मिला के कितने शेयर हो गए, 5,000, और 5,000 शेयर्स के कितने बनते हैं, 50,000 रुपए बनते हैं। ये पहली एंट्री होगी। यहां पर हमने पहले क्या किया, देखो जब नॉर्मली हम कैश में शेयर्स इशू करते हैं और एक ही एंट्री में अगर मैं पूरी सारे पैसे मंगवा लेता हूं, तो हम नेट में ये भी बोलते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आता है, शेयर इशू हो जाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन ना यहां पर हम इनको पहले, मतलब अंडरराइटर को पहले हम यहां पर डेटर बना रहे हैं। डेटर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम सीधा इनसे पैसा रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ कमीशन का पैसा भी एडजस्ट करके नेट में मंगवाएंगे या नेट में देंगे। इसलिए पहले हमने इनको अपना डेटर बना लिया, बी को डेबिट किया, सी को डेबिट किया। डेटर बनाने का मतलब यह है कि इससे इतने रुपए लेने हैं, इससे इतने रुपए लेने हैं। और शेयर कैपिटल जब भी इशू होती है तो वो क्रेडिट होती है। कोई लायबिलिटी या कोई कैपिटल जब भी बिजनेस में बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल यहां पर बढ़ेगी ऑफ कोर्स जब हम शेयर इशू करेंगे अंडरराइटर को, तो इसलिए कैपिटल को यहां पर क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। अब हम कमीशन का पैसा ड्यू करेंगे। अब मुझे बताइए, कमीशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो खर्चा है कि इनकम है। सर कमीशन अगर हम पे करेंगे तो हमारे लिए खर्चा है, और आपने ये बचपन से सुना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कमीशन बीइंग एन एक्सपेंस, उसको डेबिट करना चाहिए हमें। तो हम यहां पर अब क्या करने वाले हैं, कमीशन को डेबिट करने वाले हैं। सर इसकी नरेशन तो लिखवा दो, चलो पहले नरेशन लिख लो। क्या नरेशन लिखोगे, बीइंग शेयर्स issued to underwriters and amount due thereon। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम कह रहे हैं कमीशन की एंट्री करेंगे। कमीशन हमारे लिए एक खर्चा है और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, तो इसलिए हमने अंडरराइटिंग कमीशन को क्या किया है, डेबिट किया है। कमीशन किस किस को देनी है, सर कमीशन तो तीनों को ही देनी है। तो हम ए को भी क्रेडिट करेंगे, हम बी को भी क्रेडिट करेंगे, और हम सी को भी क्रेडिट करेंगे। और कितनी कितनी कमीशन पे करनी है, सर कमीशन हमने निकाल रखी है 25, 20 और 5। 25, 20 और 5, 25,000 कमीशन ए को देनी है, 20,000 कमीशन बी को देनी है, और 5,000 कमीशन सी को देनी है। ठीक है, टोटल कमीशन जो पे करनी है वो कितनी पे करनी है, 50,000 की कमीशन पे करनी है। और इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कमीशन ड्यू। ठीक, दूसरी एंट्री में अगर आप देखोगे तो हमने अंडरराइटर्स को अपना क्रेडिटर बनाया है। इनको क्रेडिट करने का मतलब हमने इनको अपना क्रेडिटर बनाया है। जब आप किसी को अपनी बुक्स में क्रेडिटर बनाते हो, इसका मतलब उसके पैसे आपको देने हैं, आपको देने हैं। पहली एंट्री में हमने क्या बनाया है, इनको डेटर बनाया है, मतलब डेबिट किया है, मतलब इनसे पैसा लेना है। दूसरी एंट्री में हमने इनको क्या बनाया है, क्रेडिटर बनाया है, मतलब इनको पैसा देना है। और कमीशन का जो खाता है वो हमने क्या किया है, डेबिट किया है। डेबिट क्यों किया है, बिकॉज हम सारे के सारे खर्चों के जितने भी खाते होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो अंडरराइटिंग कमीशन बीइंग एन एक्सपेंस डेबिट किया। सर हमने जब 12th में या 11th में स्कूल में थे तो मैडम तो ऐसे लाइनें ना खींचो, रुपीज ना लिखो, तो नंबर काट लिया करती थी। हम तो फिर स्केल ले लेके लाइनें खींचते थे पहले। भाई बड़े हो गए हो आप, अब मुद्दा ये नहीं है कि आपने कितनी सुंदर लाइनें खींची हैं, अब आप मुद्दा ये है कि आपने सोल्यूशन ठीक किया है कि नहीं किया है।
मतलब अब आप समझे इस बात को। अब ये नहीं कि लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई या रुपीज नहीं लिखा, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। अब इस चीज के नंबर नहीं कटेंगे। अब नंबर अगर कटेंगे तो किस चीज के कटेंगे, ठीक किया है कि नहीं किया। अब यकीन माने प्रोफेशनल एग्जाम में 10 में से 3-4 बच्चे ही होते हैं जिनका सोल्यूशन ठीक दिखता है एग्जामिनर को, शायद उससे भी कम ही होते हैं। तो सोचो ना, 10 में से 3 किताबों में, 3 कॉपियों में, 3 उनको जो 3 शीट्स में उसको सही आंसर दिख रहा है, 7 में गलत दिख रहा है, तो उसकी आंखें तरस जाती है सही आंसर देखने के लिए। सही आंसर देखते ही उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो बेचारा अंदर से इतना खुश होता है कि किसी बच्चे ने सही किया है। तो उस बेचारे, सोचो एग्जामिनर का, सोचो जो पेपर चेक कर रहा है, क्या उसका ध्यान इस चीज पर जाएगा कि लाइनें खींची है कि नहीं खींची है? अरे सही आंसर दिख गया उसको। तो अब आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, अब लाइनों के नंबर नहीं करते हैं, सोल्यूशन ठीक होना चाहिए उसके करते हैं। और देखो हम ना प्रोफेशनल एग्जाम क्योंकि देंगे, आपको पता है पेपर छूटने का बड़ा डर रहता है। हमें पेपर को कंप्लीट करना है। सीबीएसई का पेपर थोड़ी है कि 1.5 घंटे के पेपर के लिए या 2 घंटे के पेपर के लिए 3 घंटे मिलते हैं। यहाँ 4 घंटे के पेपर के लिए 3 घंटे मिलते हैं। तो हमें तो अपने टाइम को जो है सेव करते हुए चलना है। तो हमें ज्यादा लाइनों के चक्कर में नहीं पड़ना। हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे अपने फॉर्मेट को, इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है, जर्नल, और उसके बाद 2 जर्नल लिखी, नरेशन लेकिन जरूर लग देंगे। देखो नरेशन एक ऐसी चीज है जिसके लिए कहा जाता है, इसकी प्रेजेंस जो है मार्क्स बढ़ाती नहीं है, लेकिन जो इसकी एब्सेंस है ना, वो मार्क्स कटवा जरूर देती है। क्या मतलब है सर? अब आप देखो, अगर मैं ये हटा देता हूं, आप देख रहे हो जर्नल एंट्री ना सुनी सुनी लग रही है, इसमें लग रहा है कि कुछ कमी है, और इसकी एब्सेंस से हो सकता है एग्जामिनर आधा 1 नंबर काट ले। लेकिन जैसे ही हम नरेशन को लिख देते हैं, नरेशन को लिखने से आप देखिए बिल्कुल बढ़िया से पूरा लग रहा है कि हाँ बराबर ऐसा आंसर है। तो इसकी एब्सेंस जो है वो मार्क्स कटवा जरूर देती है आधा 1 नंबर, लेकिन प्रेजेंस से कोई मार्क्स बढ़ेंगे नहीं। जो बच्चे नॉन कॉमर्स के हैं तो उनको ये बात शायद ना पता हो, लेकिन जो कॉमर्स वाले हैं, आपने देखा होगा जब आपने 11th-12th में जर्नल पास करी होगी तो हमेशा नरेशन बीइंग से शुरू करते हैं। ऐसा हमेशा ठीक, मतलब जरूरी नहीं बीइंग से शुरू करो, आप फॉर से भी शुरू कर सकते हो। बीइंग से तो इसलिए चलन चल पड़ा क्योंकि 11th-12th में ज्यादातर वो अकाउंट्स की शायद टीएस ग्रेवाल जी की बुक लगवाया करते थे। अब टीएस ग्रेवाल जी ने हमेशा बीइंग से नरेशन शुरू करी, लेकिन कोई और किताब देखोगे, फॉर एग्जाम्पल डीके गोयल, उसमें शायद फॉर से नरेशन स्टार्ट होती है। तो नरेशन किस वर्ड से स्टार्ट होती है मैटर नहीं करता। नरेशन हो सके जितना छोटा, जितना कम लिख सको उतना बढ़िया, पर लिख जरूर दो। प्रैक्टिकली हालांकि जब प्रैक्टिकली जब एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं तो वहां कहा जाता है नरेशन जितना डिटेल में लिखो उतना बढ़िया है, ताकि जब आपके बाद कोई और उन खातों को देखे तो उसको पढ़ के समझ में आ जाए कि ये एंट्री किसके लिए पास की गई थी। लेकिन एकेडमिकली हम ये बोलते हैं जितना उसको शॉर्ट रखो उतना बढ़िया है, क्योंकि टाइम सेव करना भी पर्पस है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही है। पहली 2 एंट्रीज को वापस से देखो। पहली एंट्री में हमने पैसे मंगवाने की बात करी है, पैसे किसी से लेने हैं तो जिनसे पैसे लेने हैं उनके खातों को डेबिट कर दिया। और किस चीज के पैसे लेने हैं? शेयर इशू करने के, तो शेयर कैपिटल जब इशू होती है तो वो क्रेडिट होती है, क्रेडिट कर दिया। दूसरी एंट्री में हमें पैसा देना है, किस चीज का देना है? कमीशन का, तो कमीशन हमारे लिए खर्चा है, बीइंग खर्चा, इसको डेबिट किया क्योंकि खर्चे डेबिट होते हैं हमेशा। आपने सुना होगा ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अंडरराइटिंग कमीशन बीइंग एन एक्सपेंस, डेबिट कर दिया। और क्योंकि इसका पैसा हमें किसी को देना है, किसी को पे कर दोगे तो सीधा कमीशन टू बैंक कर दो। जनरली खर्चा जब पे होता है तो खर्चा टू बैंक होता है, लेकिन अभी पे नहीं किया, अभी सिर्फ ड्यू किया है। तो जिनके लिए ड्यू किया है उनके खातों को खोल दो। ए बी सी इनको देना है तो उनका खाता खोल दिया। अब जो तीसरी एंट्री है वो होगी सेटलमेंट की। नेट में पैसा या तो आएगा या नेट में पैसा जाएगा। अब सबसे पहले हम बी की बात करते हैं। बी को अगर आप देखोगे ना, इसका खाता 20,000 से डेबिट है और इसका खाता 20,000 से क्रेडिट भी है। तो इसके साथ सेटलमेंट में कुछ भी नहीं करना क्योंकि इसका खाता क्लोज हो चुका। देखो सेटलमेंट का जो पर्पस होता है वो ये होता है, जब हम बोलते हैं ना कि इसका खाता सेटल करो, मतलब खाता अपनी किताबों में बंद करो। बी का खाता ऑलरेडी सेटल्ड है, बी का लेजर ऑलरेडी सेटल्ड है, क्योंकि जितना डेबिट है उतना कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी है। ना तो इससे कुछ मंगवाना है ना इसको कुछ पे करना है। अच्छा, अगर हम सी को देखते हैं, सी से हम अगर देखें तो उसका खाता हमने 30,000 से डेबिट कर रखा है
डेबिट 30,000 से कर रखा, मतलब 30,000 इससे लेने हैं और 5,000 हमें इसको देने हैं। 5,000 से खाता क्रेडिट भी है, तो देखा जाए इसके खाते में अभी 25,000 का बैलेंस है, 25,000 का एक डिफरेंस है। 30 लेने हैं, 5 देने हैं, तो हम सी को क्या बोले, भाई तू 25,000 ला, क्योंकि तेरे से 25,000 लेने हैं, 30 तेरे से लेने थे, 5 तुझे देने भी हैं, तो तू 5 काट के 25 दे दे। अब जब ये हमको 25,000 देगा तो इसकी हम क्या एंट्री करेंगे बताइए सर। जब ये हमें 25,000 देगा तो क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा इज कमिंग इन, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर हमें पता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहां पे गिवर कौन है, सी इज द गिवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए क्या, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि पैसा आ रहा है, और सी को क्रेडिट इसलिए करेंगे बिकॉज सी इज द गिवर, वो हमें पैसा दे रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, हमारी जो सी के साथ सेटलमेंट होगी उसमें हमें नेट में 25,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, तीसरी एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, 25,000 रुपए। ये 25,000 कैसे आया, 30,000 लेने थे, 5,000 हमको देने भी थे, तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश received in final settlement ठीक है। अब आप इस बात को देखो, अप्रिशिएट करें, खाता क्लोज तब होता है जब उस खाते का डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाए। सी को अगर आप देखोगे तो उसका खाता डेबिट कितने से था, 30 से था, और अगर आप देखें तो उसका खाता 30 से क्रेडिट हो चुका है। पहले 5 क्रेडिट हुआ जब उसका कमीशन ड्यू हुआ था, और अब 25 क्रेडिट हुआ जब उसने ये पैसा दे दिया। तो क्रेडिट भी 30 से हो गया, 25 और 5, और डेबिट भी 30 से हुआ, ये रहा। तो जब कोई खाता जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट हो जाता है, तो इसका मतलब उसका खाता हमारी बुक से क्लोज हो चुका है। अभी मैं लेजर बना के दिखाऊंगा तो ये बात आपको और बढ़िया से क्लियर होगी। बी का खाता तो पहले ही क्लोज हो गया था, सी से 25,000 जैसे ही मिल गए उसका भी खाता क्लोज हो गया। अब बात कर लेते हैं ए की। ए का खाता कहीं पर भी डेबिट नहीं है, क्योंकि उसे कोई पैसा लेना ही नहीं था, उसको कोई शेयर खरीदने नहीं पड़े, तो डेबिट तो कुछ है नहीं। पर ए के खाते में क्रेडिट है, 25,000 का क्रेडिट है, तो ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा भी लाओ 25,000, मुझे तुम्हें कुछ देना नहीं है, मतलब कंपनी को इससे कुछ मिलना नहीं है, कुछ आएगा नहीं इससे, लेकिन हमें 25,000 देने तो है। अब जब हम ए को देंगे तो अब हम एंट्री क्या पास करेंगे, डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, ए इज द रिसीवर, तो ए डेबिट, और हम ए को क्या दे रहे हैं, ए को हम कैश दे रहे हैं। तो जब हम ए को कैश देंगे तो हमारे यहां से पैसा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और वैसे भी जब भी किसी को पेमेंट करते हैं हम, तो डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, ए इज द रिसीवर, ए को डेबिट करेंगे, और हमारे यहां से पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू बैंक करेंगे। जिस तरीके से जब आपने सी से रिसीव किए थे तो आपके यहां पैसा आ रहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो देता है हमें, जैसे डेबिट द रिसीवर है, क्रेडिट द गिवर, तो सी कौन था, गिवर था, इसलिए सी को क्रेडिट किया था। जब किसी से पेमेंट मिलती है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, जिसने दिया होता है उसका नाम टू सी। अब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसको डेबिट करो, और आपके यहां से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो टू बैंक कर दो। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम अब यहां ए का सेटलमेंट कर रहे हैं, और ए के सेटलमेंट के लिए हम जो एंट्री पास करेंगे वो क्या करेंगे, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000। being cash paid in final settlement। अब आप चेक करो, ए का खाता भी क्या हमारी बुक से क्लोज हो गया, हाँ आप देख लो, ए हमारी बुक्स में कितने से क्रेडिट था, 25,000 से। पहले कोई डेबिट तो था ही नहीं, क्योंकि उससे कोई पैसे लेने तो थे ही नहीं, ए सिर्फ क्रेडिट था। अब जैसे ही हमने उसको वो 25,000 दे दिए, हमने ए को अपनी किताबों में डेबिट कर दिया, 25 क्रेडिट 25 डेबिट, खाता क्लोज्ड। तो आप इस बात को समझें कि हमारी यही 4 एंट्रीज पास होने वाली हैं, 5वीं कोई एंट्री पास नहीं होगी अगर हम एंट्रीज पास करेंगे रिलेटेड टू अंडरराइटिंग।
4 एंट्रीज कौन सी? पहली एंट्री, जो पैसा हमें उनसे लेना है हम पहले वो ड्यू करेंगे। तो पैसा हमें कौन सा लेना होता है? जो हम शेयर्स इशू करेंगे उसके अगेंस्ट पैसा चाहिए, तो अंडरराइटर को डेबिट किया और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। फिर दूसरी एंट्री, हमें जो पैसा उनको देना है, हमें कमीशन के नाम का देना है, कमीशन बीइंग एन एक्सपेंस, कमीशन को डेबिट करेंगे, और क्योंकि अंडरराइटर को हमें देना है इसलिए अंडरराइटर को क्रेडिट किया, उनको हमने अपना क्रेडिटर बनाया। पहली एंट्री में डेटर बनाया, दूसरी एंट्री में क्रेडिटर बनाया। अब देखना है कि पहली एंट्री का पलड़ा भारी है या दूसरी एंट्री का पलड़ा भारी है, मतलब डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। अगर किसी का डेबिट ज्यादा है मतलब हमें ज्यादा लेना है देना कम है, तो नेट में मंगवा लेंगे। अगर क्रेडिट ज्यादा है इसका मतलब हमें लेना कम है देना ज्यादा है, तो नेट में दे देंगे। और जैसे ही हम ये सेटलमेंट कर लेंगे, मतलब नेट में जो आ रहा है या तो मंगवा लेंगे या देना है तो दे देंगे, तो उनके खाते क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि भाई एक ही बात हो सकती है, या तो रिसीव होगा या पे होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि अगर मान लो पहली 2 एंट्रीज में ही सेटल हो गया तो उसकी तो एंट्री नहीं होगी ना, जैसे बी है उसका तो सेटल पहले ही हो गया, अब ना उसे रिसीव होगा ना उसे पे होगा, क्योंकि ना रिसीव ना पे, उसकी तो कोई एंट्री होती नहीं, तो ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो गया। लेकिन जिसका बैलेंस बचा हुआ है उससे नेट में या तो मंगवाएंगे या उसको नेट में दे देंगे, और ये करते ही सबके खाते जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो आखिरी पार्ट है, आखिरी पार्ट क्या है, लेजर बनाने हैं, वो लेजर बना के दिखा देंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लेजर जनरली हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बट स्टिल मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यहां पर आपको लेजर भी बना के दिखा रहा हूं। लेजर, ए का खाता, बी का खाता, ऐसे ही सी का भी खाता। ठीक है, आइए अब एक एक करके ध्यान से प्लीज। हाँ, पहली एंट्री, पहली एंट्री में हमने बी को डेबिट किया है, पहली एंट्री में क्या किया है, बी को डेबिट किया है। तो हम अब बी के लेजर में जाएंगे और बी के खाते में एक डेबिट करेंगे। कितने रुपए से डेबिट किया है आपने? 20,000 से। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बी के खाते में जा रहे हैं और यहां पर एक 20,000 का डेबिट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बी से 20,000 रुपए लेने हैं। किस नाम के लेने हैं? क्यों लेने हैं आपको ये पैसे? क्योंकि हम उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं। फिर हमने देखा एंट्री में सी को भी हमने डेबिट कर रखा है। कितने से डेबिट कर रखा है? 30,000 से। तो हम सी के खाते में भी गए और सी के खाते में हमने 30,000 डेबिट साइड पे लिखा। इससे ये 30,000 क्यों लेने हैं? क्योंकि सर इसको भी हमने शेयर इशू किया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अगर आपको थोड़ा सा पोस्टिंग के रूल्स याद हो तो हम किसी भी खाते में डेबिट तो वही अमाउंट करते हैं जितने से जर्नल एंट्री में वो डेबिट हुआ है। हमने डेबिट तो बी सी लिखना है, सी के खाते में 30 ही लिखना है, लेकिन जो नाम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जिस नाम से हमने क्रेडिट कर रखा होता है, मतलब शेयर कैपिटल यूज करेंगे, क्योंकि ये बताएगी जर्नल पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, कि इससे 20,000 रुपए क्यों लेने हैं, क्योंकि शेयर इशू किए हैं। इससे 30,000 क्यों लेने हैं, क्योंकि शेयर इशू किए। हालांकि हम बनाना चाहें तो इक्विटी शेयर कैपिटल का भी खाता बना सकते हैं, पर वैसे मैंने कहा लेजर वैसे ही नहीं आते, मैं और नए नए खाते आपको बना के दिखाऊं। मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी कंफ्यूजन हो। ये लेजर सिर्फ हम इसी क्वेश्चन में बनाएंगे, उसके बाद क्योंकि लेजर हमारे एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं, जर्नल ही आती है, और सही बताऊं तो जर्नल भी बहुत कम आती है। ज्यादातर तो चांसेस यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो स्टेटमेंट पूछ के ही अलविदा बोल देगा कि भाई बस इतना ही बना के दिखा दो। बट चलो कोई बात नहीं, अभी क्योंकि पहला एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हमने लेजर बना के भी देख लिया। चलिए, पहली एंट्री की हमने यहां पोस्टिंग कर दी है, अंडरराइटर के अकाउंट में जो जो जाना हमने भेज दिया। अब आइए दूसरी एंट्री पर। दूसरी एंट्री में हमने ए के खाते को 25,000 से क्रेडिट किया है। तो देखो हम यहां पर 25,000 क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों क्रेडिट किया है? क्यों आपको 25,000 से आपको ए को अपना क्रेडिटर बनाना पड़ा? क्योंकि सर हमें इसके पैसे देने हैं। किस नाम के पैसे देने हैं? सर हमें इसको अंडर राइटिंग कमीशन के नाम के पैसे देने हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बाय अंडर राइटिंग कमीशन। हमने ए के खाते में क्रेडिट तो 25 ही किया, लेकिन नाम यूज किया कौन सा, जो हमने डेबिट कर रखा है।
ये पोस्टिंग के कुछ रूल्स होते थे। बी के खाते में हम क्या करेंगे, 20,000 का क्रेडिट लिखेंगे। बी के खाते में हमने 20,000 का क्रेडिट लिखा, देखो ये रहा। और किस नाम के, बाय अंडर राइटिंग कमीशन। ऐसे ही सी के खाते में 5,000 हमने क्रेडिट करने हैं बाय अंडर राइटिंग कमीशन। अब आप चेक कर लो, हमने पहली दो एंट्रीज की पोस्टिंग कर ली। पहली एंट्री की पोस्टिंग कर ली बी के अकाउंट में और सी के अकाउंट में, और दूसरी एंट्री की पोस्टिंग कर ली तीनों के अकाउंट में। तीनों को, क्योंकि कमीशन के नाम तो देना ही है, कमीशन के नाम के तो देना ही है। तो पहले को कितने देने हैं, 25 इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, 20 इसके अकाउंट में और 5 इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब आप जरा चेक करें इन लेजर्स को, देखिए बी का खाता जो है वो ऑलरेडी क्लोज्ड है, देख लो। जितना उससे लेना है उतना ही उसको देना है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, अकाउंट इज क्लोज्ड। लेकिन अगर हम ए के खाते को देखें, ए से रिसीव तो कुछ भी नहीं करना, ए के डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रेडिट साइड पर 25,000 रुपए है। इसका मतलब हमें इसको 25,000 रुपए देने हैं। तो इसके 25,000 को सेटल मैं कैसे करूं, जब मैं इसको पे कर दूं। और पे करने की एंट्री क्या होती है, ए डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो हमने कर भी रखी है, ए डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ए को हम अब डेबिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको पैसा देके उसके अकाउंट को सेटल कर रहे हैं। ए को डेबिट क्यों कर दिया, क्योंकि उसको हमने पैसे दे दिए, इसलिए ए को डेबिट कर दिया। तो हमने ए के खाते को डेबिट किया 25,000 से और लिखा, लेकिन यहां पर क्या हमने लिखा, यहां पर क्या, जिस जिस अकाउंट से हमने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा, मतलब यहां पर हमने बैंक अकाउंट यूज किया। ए का अकाउंट सेटल हो गया। अब ना उससे कुछ लेना देना, जो लेना देना था वो हमने निपटा दिया, 25,000 दे दिए नेट में। अब आ जाओ सी के खाते में। सी के खाते में देखोगे तो 30,000 उससे लेने हैं, पर 5,000 ही सिर्फ देने हैं। तो इसके खाते में कितने का बैलेंस चल रहा है, 25,000। ये 25,000 हमें लेने हैं कि हमें देने हैं, सर 30 लेने हैं, हमें 5 देने हैं। तो नेट में तो उससे हमें 25,000 रुपए लेने हैं, और ये हमने बाय बैंक अकाउंट करके मंगवा लिए, और इसका खाता भी हमने यहां पर क्लोज कर दिया। जब किसी खाते में बैलेंस कैरिड डाउन नहीं है, इसका मतलब उसका खाता क्लोज है। किसी में भी कोई बैलेंस है क्या, नहीं। जो भी डिफरेंस था वो हमने बैंक अकाउंट के थ्रू, कैश के थ्रू सेटल कर दिया। अब आप देखिए, आपने जब सी से पैसा रिसीव करवाया था तो क्या एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी। तो सी के खाते में क्या किया है, सी के खाते में 25,000 का क्रेडिट किया है। सी के खाते में 25,000 का क्रेडिट किया है, और क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि उसे पैसा रिसीव हो गया है। ये सारी कहानी। अब हम जो एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे उसमें काम की बात करेंगे, जो जरूरी है सिर्फ उस पर ही बात की जाएगी, ठीक है। तो आपको पहले अगर ये नोट करना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि समझने पे ध्यान लगाना, तो आप शायद रुक गए होंगे। ये स्टेटमेंट तो बना ली होगी आपने शायद, है ना। ये स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से आपने बना ली थी। ये आप अब नोट करने का मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट करें, तो फिर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, फर्दर बात करें।
चलिए एक ना मेरे को आपको नोट लिखवाना है पहले, तब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाऊंगा। हालांकि इस बात का ध्यान रखें, अब जो मैं नोट लिखवाऊंगा उसका कनेक्शन जर्नल एंट्री से नहीं है, वो मैं एक जनरल नोट लिखवा रहा हूं, फिर उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमारे एंट्रीज का कॉन्सेप्ट और पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप पहले एक नोट लिखिएगा। और मैं ये बात लिख देता हूं कि नोट जो मैं लिखवा रहा हूं वो किस चीज के लिए। दिस नोट is relevant for calculation of unmarked applications। ठीक है, लिखिए unless specified otherwise applications received includes only marked and unmarked applications। In other words, firm underwriting shares are not included in applications received। ये तो है जनरल assumption, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, अभी आप सिर्फ लिख लो जनरल assumption। However, if there is indication that firm underwriting shares are included in total applications, comma, then we will deduct marked and firm applications from total applications to calculate unmarked applications। ये आप कह सकते हो कि एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको, आप इसको पहले नोट कर लो। इसका जर्नल एंट्री से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ
ये नोट में चाहता तो आपको पिछली क्लास में भी लिखवा सकता था, पर मैंने इसको आज लिखवाया है। अब इस नोट का क्या रिलेवेंस है, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको पिछली क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 8 याद हो तो आप देखिए इसमें क्या लाइन लिखी थी। इसमें लिखा था कि हमें 2,40,000 शेयर्स की टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है, लेकिन साथ में यह भी लिख दिया था कि इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग एक्सक्लूडेड है। क्या लिखा था? एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 240,000 शेयर्स एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। ये पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था। अब आपको मैंने बता रखा है कि हमें 3 तरह की एप्लीकेशन मिल सकती है। कौन कौन सी? फॉर्म, मार्क्ड, अनमार्क्ड। फॉर्म हमें मिलती है अंडरराइटर से, मार्क्ड और अनमार्क्ड जो है वो हमारे पास पब्लिक से आती है। मार्क्ड पब्लिक को बिकती है थ्रू अंडरराइटर, अनमार्क्ड पब्लिक को डायरेक्टली कंपनी बेच लेती है, लेकिन आती दोनों पब्लिक से ही। अब जब उसने बोल दिया कि इस 240 में फॉर्म नहीं है, तो उसका मतलब बाकी बची हुई 2 होंगी। बची हुई 2 कौन सी? मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो फिर हमने क्या किया था? हमने इस 240 में से, आप देखिए, हमने इस 240 में से मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस कर दिया और रिमेनिंग हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ गया था। नहीं, तो इस क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया कि जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है उसमें फॉर्म एप्लीकेशन जो है नहीं है। ठीक है, आइए जरा और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया, वहां पर भी कुछ ऐसी ही बात लिखी थी। देखिए क्या बात लिखी थी। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन कितने की? 1.5 लाख। और इसमें क्या लिखा था? एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। और हालांकि इसने वर्ड यूज कर दिए 1.5 लाख फ्रॉम पब्लिक, और पब्लिक से तो कौन से रिसीव होते हैं? मार्क्ड और अनमार्क्ड। मतलब इसमें से भी हमने मार्क्ड माइनस किया और अनमार्क्ड हमने निकाल लिया था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कुछ ऐसे ही किया था। मार्क्ड हमने माइनस किया और अनमार्क्ड निकाल लिया था, है ना? ये रहा, मार्क्ड माइनस करके अनमार्क्ड निकाला। फिर आप देखिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर है 7 क्वेश्चन याद करो, जहां पे उसने, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन था जहां पर उसने कहा था कि फॉर्म भी इंक्लूडेड है, फॉर्म भी इंक्लूडेड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का अगर सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊं और आपको याद दिलाऊं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने, देखिए क्योंकि उसमें फॉर्म भी इंक्लूड था, तो हमने एप्लीकेशंस रिसीव्ड में से फॉर्म माइनस किया और मार्क्ड माइनस किया और फिर अनमार्क्ड आया। मतलब कहने का यह है कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें ना क्लियरली बताया हुआ था कि एप्लीकेशन रिसीव्ड में फॉर्म है या नहीं है। देखो 3 तरह की एप्लीकेशन रिसीव होती है, और हमें एप्लीकेशन रिसीव जब देता है तो हम उसमें से मार्क्ड माइनस कर देते हैं, क्योंकि मार्क तो उसमें जनरली होता ही है। फॉर्म अगर इंक्लूडेड है तो फॉर्म भी माइनस कर देते हैं, और बचा हुआ जो आता है वो अनमार्क्ड आता है। मतलब हमें अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कंप्यूट करने के लिए क्योंकि कुछ वर्किंग करनी पड़ती है, तो ये पता होना जरूरी है ना कि जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसमें कौन कौन सी है। जो होंगी उसी के हिसाब से हम माइनस करेंगे। अगर उसमें फॉर्म और मार्क दोनों है तो फॉर्म और मार्क दोनों माइनस करके फिर अनमार्क्ड आएगा। उसमें फॉर्म नहीं है, मतलब मार्क्ड और अनमार्क्ड ही है, तो मार्क्ड माइनस करके अनमार्क्ड आएगा। मतलब एप्लीकेशन रिसीव पर क्लैरिटी होना जरूरी है कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ताकि हम वो माइनस करके, अगर मार्क्ड और फॉर्म दोनों है तो दोनों माइनस करके अनमार्क्ड निकालें, अगर फॉर्म नहीं है सिर्फ मार्क्ड है तो मार्क्ड माइनस करके अनमार्क्ड निकालें। मतलब अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को कंप्यूट करने के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन पर क्लैरिटी जरूरी है ना? ये बात मेनली थी। अब आप जरा देखिए हमने आज नोट में क्या लिखा। मैंने नोट में लिखवाया है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज applications received includes only marked and unmarked applications. In other words, form underwriting shares are not included in applications received. क्या मतलब है इसका? आइए जरा इसको अब समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर वापस से आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर्स। आगे उस बेचारे ने क्लैरिफाई कर दिया एक्सक्लूडिंग फॉर्म, फॉर्म नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए कुछ ऐसी लाइन लिखी होती। कैसी? बस यही लिखता, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 240,000 शेयर्स। आगे नहीं लिखता कुछ, बस इतना ही बोल के चुप हो जाता। फिर क्या मानते? क्या फिर इसमें हम मानते कि
मार्क्ड, अनमार्क्ड और फर्म तीनों हैं, या फिर हम मानते कि मार्क्ड और अनमार्क्ड है। इस सिनेरियो में क्या करना है, इसी बात पर मैंने आपको नोट लिखवाया है। तो अगर हमें सिंपली ये कहा जाए कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर्स, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें सिर्फ वो एप्लीकेशन है जो पब्लिक से आई हैं, मतलब फॉर्म उसमें नहीं है, ये एजम्पशन चलती है। जनरल एजम्पशन ये है, मतलब अगर ये एक्सक्लूडिंग फॉर्म नहीं भी लिखता तो हम क्या मानते कि दिस इज एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। ये एकेडमिक एजम्पशन है, जनरल एजम्पशन है, यही वैलिड रहती है। मतलब अगर ये इतना ही लिख के चुप हो जाता तो हम यही मान के चलते कि इसमें नहीं इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यहां तो इसने क्लेरिफाई कर दिया कि 1.5 लाख शेयर की एप्लीकेशन जो है ये पब्लिक से रिसीव हुई है, लेकिन मान लो ये पब्लिक वर्ड भी नहीं यूज करता और ये एक्सक्लूडिंग फॉर्म भी नहीं यूज करता, मान लो ये सब कुछ नहीं देता, सिर्फ इतना ही बोलता कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1.5 लाख शेयर्स, बस, फिर भी हम क्या मानते, इसमें फॉर्म नहीं है। हम मतलब यह है कहने का 3 तरह की एप्लीकेशंस मिलती हैं, ठीक है ना, फॉर्म, मार्क्ड, अनमार्क्ड, चौथी तो कोई है नहीं, ये 3 ही होती हैं। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है एप्लीकेशंस रिसीव्ड, बस इतना ही लिखे, वो चुप हो गया, हम मान के चलेंगे कि उसमें फॉर्म नहीं है, बस मार्क्ड और अनमार्क्ड है। देखो 90% क्वेश्चंस में जनरली क्वेश्चन बनाने वाला इंसान भला इंसान होता है, वो बिल्कुल क्लैरिफाई करके चलता है इसमें क्या है क्या नहीं है, जैसे कि हमने देखा। तभी तो मुझे अभी तक नोट लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अभी तक हर क्वेश्चन में उसने क्लियरली मेंशन किया कि वो एप्लीकेशन जो है वो कहां से आई है। क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पर ये क्लियरली मेंशन नहीं होगा, तो इसलिए मुझे ये नोट आपको अब लिखवाना पड़ रहा है कि अगर सिंपली एप्लीकेशन रिसीव लिखा है, ये बात नहीं बताई कि उसमें फॉर्म है या नहीं है, तो उस केस में हम यही मानेंगे उसमें फॉर्म नहीं है। मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड का मतलब वी विल एज्यूम कि वो पब्लिक से रिसीव होने वाली एप्लीकेशन है, मतलब उसमें मां और उमा है, मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन है और अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, फॉर्म उसमें नहीं है, ये हमारी एजम्पशन रहेगी। आगे बात समझ में? फिर से बोलूंगा 10 में से 9 क्वेश्चंस में वो आपको बता देगा, जैसे कि देखा आपने 8 में बताया, 9 में बताया, और भी क्वेश्चंस देखो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखोगे तो इसमें भी क्या लिखा था, कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक का मतलब इसमें फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि पब्लिक से तो फॉर्म मिलती नहीं, पब्लिक से तो सिर्फ कौन सी मिलती है, मार्क्ड और अनमार्क्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर्म था तो वो क्लियर किया ना उसने। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप चेक करोगे, इसमें बोला था इंक्लूडिंग फॉर्म, तो फॉर्म था तो ठीक है। वो अगर कह रहा है कि फॉर्म इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है तो बिल्कुल क्लियर है, वहां तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वहां जहां वो सिर्फ ये बोल के चुप हो जाए कि एप्लीकेशंस रिसीव्ड, बस इतना बोल के चुप हो जाए, ये ना बताए कि इसमें फॉर्म है या नहीं है, तो उस केस में हमें मानना है उसमें फॉर्म नहीं है। देखो ये बात तो क्लियर है कि एप्लीकेशंस रिसीव्ड में मार्क्ड अनमार्क्ड तो होता ही है। एप्लीकेशन रिसीव्ड में ये मान के चलना है मार्क्ड अनमार्क्ड तो होता ही है, फॉर्म है या नहीं है इस पे लड़ाई है। अगर क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया कि फॉर्म है या नहीं है तो हम ये मानेंगे उसमें फॉर्म नहीं है। क्लैरिफाई कर दिया है फॉर्म है तो फिर ठीक है, फिर निकाल देंगे फॉर्म, फिर फॉर्म को माइनस कर देंगे। देखो अल्टीमेटली ये नोट किस काम आएगा, ये नोट काम आएगा फॉर कंप्यूटिंग अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड में से हम मार्क्ड माइनस करते हैं, अनमार्क्ड आ जाता है। अब फॉर्म माइनस तभी करेंगे ना जब टोटल एप्लीकेशन में फॉर्म भी दे रखा होगा, तभी माइनस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब देखो हमने, अब जनरल अजम्पशन पढ़ो, मैंने क्या लिखवाया, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एप्लीकेशंस रिसीव्ड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड है उसमें, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड, ओनली मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। इन अदर वर्ड्स फॉर्म अंडरराइटिंग शेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन रिसीव, ठीक है ना। फिर मैंने एक्सेप्शन लिखवाई, हाउएवर इफ देयर इज इंडिकेशन that form underwriting shares are included in total applications, then we will deduct marked as well as form applications to compute the unmarked application। क्या हमने ये एक्सेप्शन पे कोई क्वेश्चन किया है क्या? हाँ सर किया है। कौन सा वाला किया था? ये जो चांद सितारे वाला क्वेश्चन था, सन मून स्टार वाला क्वेश्चन था ना, इसमें देखो फॉर्म इंक्लूडेड थी। जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसमें फॉर्म इंक्लूड था, तो आप यहां लिख सकते हो कि हमने इस एक्सेप्शन पर एक क्वेश्चन किया भी है। रेफर क्वेश्चन नंबर 7 किया है, ठीक है। तो ये बात है। अब मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई है। मैं फाइनली सम अप करूं, एप्लीकेशन रिसीव लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे उसमें मार्क्ड और अनमार्क्ड ही है बस। अगर वो बता देगा कि इसमें फॉर्म भी है
तो फिर ठीक है, एप्लीकेशन रिसीप्ट में फॉर्म भी माइनस करेंगे, मार्क भी माइनस करेंगे, और फिर अनमार्क्ड आएगा। और अगर फॉर्म वो खुद ही बोल रहा है एक्सक्लूडेड है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी। आइए अब हम ऐसा करते हैं, अगला क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है एग्जामिनर का, उसमें जर्नल भी पूछी गई है, और इस तरह का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने कई बार पूछा हुआ है। आइए जरा इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। ए लिमिटेड केम आउट विद एन इशू of 45 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. What is the issue price? सर 12 रुपए। The promoters took 20% of the issue। याद है promoters के लिए अगर कुछ पोर्शन रिजर्व होता है तो मैंने आपको बताया था हम वो अंडरराइट नहीं कराते हैं, वो अंडरराइट नहीं कराते हैं। 20% जो पोर्शन है इशू का वो अंडरराइट जो है नहीं होगा, क्योंकि वो प्रमोटर्स के लिए रिजर्व्ड है। तो अंडरराइट कौन सा करवाएंगे? जो जनरल पब्लिक को इशू होगा। तो 20% तो हमने प्रमोटर के लिए रिजर्व कर रखा है, बैलेंस वाज ऑफर्ड टू द पब्लिक। तो 45 लाख का 20% होता है 9 लाख। 9 लाख शेयर प्रमोटर के लिए रिजर्व्ड है, इसका मतलब जनरल पब्लिक को 36 लाख शेयर इशू हो चुके हैं। उन 36 लाख शेयर्स का ही हम अंडरराइटिंग करवाएंगे। इशू वाज इक्वली अंडररिटन बाय XYZ। ईच अंडरराइटर टुक फॉर्म अंडरराइटिंग ऑफ 1 लाख शेयर्स। कह रहा हर एक अंडरराइटर ने 1 लाख शेयर जो है फॉर्म अंडरराइटिंग के नाम के लिए भी है। Subscriptions for 31 lakh equity shares were received with marked applications for the underwriters as given below। अब आप देखिए ध्यान से, Subscriptions for 31 lakh equity shares were received, इसमें कहीं नहीं लिखा कि इसमें फॉर्म है या नहीं है, ये क्लियर नहीं किया कि इस 31 लाख के अंदर फॉर्म है या नहीं है। अगर ये क्लियर नहीं किया तो हम क्या मानेंगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्क्ड और अनमार्क्ड ही है। मतलब इस 31 लाख में से अगर हम ये मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस कर दूंगा, क्वेश्चन बनाने वाले ने कुछ तो भला काम किया कि उसने मार्क्ड एप्लीकेशन का भी टोटल करके दे दिया 2875। अगर इस 31 में से 2875 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस निकल आएगा। ठीक। अंडरराइटर्स आर एलिजिबल फॉर अ कमीशन ऑफ 5%। ध्यान रख के क्वेश्चन ने बोला है, खुद से बोला है कि कमीशन फेस वैल्यू पर देनी है। हम अपने आप से इशू प्राइस पे लेते हैं, कब लेते हैं? जब क्वेश्चन साइलेंट हो। कमीशन अगर सिर्फ कमीशन का रेट देके चुप हो जाता, क्वेश्चन सिर्फ 5% बोल के चुप हो जाता, तो उस केस में हम इशू प्राइस पे ही निकालते। पर यहां पे बोला है कि कमीशन किस पे देनी है? फेस वैल्यू पे। अब क्वेश्चन से झगड़ा नहीं चलेगा। अब हमारा जो दिमाग है वो काम नहीं करेगा, क्वेश्चन का दिमाग काम करेगा। जो वो बोल रहा है वैसा ही करना है। फेस वैल्यू पे ही निकालने के लिए बोला है, फेस वैल्यू पे निकालेंगे। अगर सिंपली 5% कमीशन रेट बोल के चुप हो जाता, फिर हम इशू प्राइस पे निकालते। मतलब हम 10 + 2 रुपए का प्रीमियम 12 रुपए में निकालते। लेकिन अभी किस पे निकालेंगे? अभी तो 10 रुपए के हिसाब से ही कमीशन देना पड़ेगा। Entire amount towards share subscription has to be paid along with the application. You are required to compute। क्या कंप्यूट करना भाई? अंडरराइटर की लायबिलिटी। कह रहा नंबर ऑफ शेयर में लायबिलिटी बताना। भाई हमारी स्टेटमेंट में नंबर ऑफ शेयर में ही लायबिलिटी बताते हैं हम। कंप्यूट द अमाउंट पेबल और ड्यू टू अंडरराइटर्स। कह रहा है कि ये भी बताओ कि किस अंडरराइटर से लेना है, किस अंडरराइटर को देना है। और पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए रिलेटिंग टू अंडरराइटिंग। मतलब हमें साथ में जर्नल एंट्रीज भी पास करके दिखानी है रिलेटेड टू अंडरराइटिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहला काम तो होगा 2 वर्किंग नोट बनाने का, क्योंकि यहां पे प्रमोटर्स के लिए रिजर्व्ड है। आप याद करो, मैंने अगर आप देखोगे ना पीछे, हमने जो प्रमोटर वाला क्वेश्चन कर रखा है, एग्जाम्पल किया था शायद हमने, मैंने वहां पर एक वर्किंग नोट आपको बनवाया था। वैसा ही कुछ यहां पर भी हम करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को करना शुरू करें। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पास्ट में कई बार पूछा गया है, तो फिर से भी पूछा जा ही सकता है ऑफ कोर्स। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। टोटल शेयर्स टू बी इशूड 45 lakhs minus reserved for promoters 45 लाख का 20% प्रमोटर के लिए रिजर्व कर दिया,
मतलब 9 लाख शेयर्स तो प्रमोटर बोल रहे हैं भाई हमारे ही हैं, तो उसमें कोई रिस्क तो होगा नहीं, तो वो अंडरराइट थोड़ी होंगे। शेयर्स इशूड टू जनरल पब्लिक। ठीक है, अंडरराइट कैसे कैसे कर रहे हैं, देखो इसने बोला है ना, इशू वॉज इक्वली अंडर रिटन, तो क्या लिखेंगे, 36 लाख शेयर्स will be underwritten equally by underwriters। ठीक, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस रिसीव्ड, बताइए जी कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं हमारी। सर हमारी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 31 लैक्स। क्वेश्चन ने बताया तो नहीं कि इसमें फॉर्म है कि नहीं है। सर क्वेश्चन अगर नहीं बताएगा कि इसमें फॉर्म है कि नहीं है तो हम मानते हैं कि ये सिर्फ पब्लिक से ही आई हुई एप्लीकेशन है, और पब्लिक से आई हुई एप्लीकेशन में दो ही एप्लीकेशन होती है, माँ और उमा। ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशंस और अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ये हमें मान के चलना होता है। तो अगर मैं इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशंस को माइनस कर दूंगा, जिसका टोटल करने की भी आपको अब तकलीफ नहीं उठानी है क्योंकि उसने टोटल आपको करके दिया हुआ है, ये रहा 2875। तो मैं अगर इसको यहां माइनस कर देता हूं तो बची हुई एप्लीकेशंस हमारी कौन सी होंगी, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस होंगी। ये आ जाती है 2,25,000। ठीक है, इतना देखो क्लियर है। हाँ सर परफेक्ट है। ये हमारे दो वर्किंग नोट्स हो गए। अब क्वेश्चन में जो मांगा है, हम अब फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमसे लाइबिलिटी मांगी है। आइए अब हम अपना फर्स्ट पार्ट यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। एक्स है, वाई है और जेड है। पर्टिकुलर्स। चलिए सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी बताइए जी। ग्रॉस लाइबिलिटी जो है वो कितनी होगी। सर 36 लाख पब्लिक को शेयर्स इशू होने हैं, तो तीनों ने इक्वली अंडरराइट किया है, तो 36 लाख का अगर मैं 1/3 कर दूंगा तो 12 लाख ईच आ जाएगा। ये 12 लाख कैसे आया। 36 लाख इन 1:1:1। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, फॉर्म अंडरराइटिंग। फॉर्म अंडरराइटिंग के दो ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको सिखाए। पहला कि फॉर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट कीजिए, दूसरा फॉर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि इसको कैसे ट्रीट करना है, तो क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो फिर हम क्या करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट होता तो सर फिर हम उसे मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करते हैं। क्या यहां पे ऐसे कोई वर्ड्स लिखे हैं कि उसे अनमार्क्ड की तरह ट्रीट करो।
क्या ऐसे वर्ड लिखे हैं कि बेनिफिट मत दो, याद है ना ऐसे कुछ वर्ड्स थे। अगर ये सब नहीं लिखा है तो हम फॉर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करते हैं, और मार्क्ड एप्लीकेशन यहां पर जो है, मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग जो है 1 लाख 1 लाख 1 लाख है। ईच अंडरराइटर टुक फॉर्म अंडरराइटिंग ऑफ 1 लाख शेयर्स। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मान लीजिए आप ऑल्टरनेटिव 2 से भी करते ना, फिर भी सेम ही आता। कारण ऑल्टरनेटिव 2 में आप क्या करते, फॉर्म अंडरराइटिंग टोटल कितनी हो गई, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख हो गई, और फिर आप 3 लाख को 1:1:1 के रेशियो में बांटोगे, फिर भी 1 लाख ही आएगा। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप ऑल्टरनेटिव 1 लगाएं या 2 लगाएं, दोनों से सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि तीनों के शेयर्स भी इक्वल हैं फॉर्म अंडरराइटिंग वाले, और तीनों की ग्रॉस लायबिलिटी भी इक्वल है। इसलिए ऑल्टरनेटिव 1 लगाओ या 2 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वैसे हमें कौन सा प्रेफर करना होता है, हमें मार्क्ड एप्लीकेशंस मानते हुए फॉर्म अंडरराइटिंग को खुद से सॉल्व करना होता है। तो अब हम यहां पर 1 लाख माइनस कर देंगे, माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस। कितनी कितनी है भाई, 725 840 और तीसरे वाले की है 1310। उसके बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, कैसे माइनस करोगे, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में। तो 2,25,000 की अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैं, उसको इक्वली ही बांटना है। तो मेरे ख्याल से 75,000 ईच आएगा। 225 का अगर आप 1/3 कर दोगे तो 75,000 आ रहा है। तो तीनों में 75,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। अब क्या करना है, अब चेक करके बताओ क्या किसी का नेगेटिव आ रहा है। हाँ सर, जेड का नेगेटिव आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 12 लाख की ग्रॉस लायबिलिटी है, मार्क्ड अकेला ही 1310 है। इसने खुद से ही इतना अच्छा काम कर लिया, इसका तो नेगेटिव आना ही है। और इसका नेगेटिव कितना आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है 2,85,000। बाकियों को बताओ। सर इसका 3 लाख पॉजिटिव आ रहा है। वाई का बताओ। सर वाई का 185,000 पॉजिटिव आ रहा है। एक बार वाई का मैं भी देख लूं क्या, माइनस करके देखूं। हाँ, 12 लाख माइनस 1 लाख माइनस 840 माइनस 75,000, 75,000। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्स और वाई में बढ़ जाएगा, इक्वली ग्रॉस लायबिलिटी है तो आधा आधा पड़ जाएगा। 285 का हाफ कर दो भाई, कितना आता है? सर ये आता है 1,42,500, और ऐसे ही 1,42,500। इसको तो प्लस ही कर देंगे क्योंकि इसको तो लायबिलिटी जीरो करना है। ये जीरो हो गया, और ये हमारी आ जाएगी नेट लायबिलिटी। जरा मुझे बताइए नेट लायबिलिटी जो है वो कितना आ रहा है। सर ये आ रही है 157,500, और ये आ रही है 42,500। ठीक, इसमें फर्म अंडरराइटिंग अब जोड़ दो, क्योंकि हमें तो लायबिलिटी निकालनी है। और जब लायबिलिटी वर्ड लिखा हो, क्या निकालना है? अभी देखो, लायबिलिटी निकालनी है। लायबिलिटी वर्ड लिखा हो तो क्या मतलब होता है? टोटल लायबिलिटी निकालनी है। 1 लाख जोड़ दो, टोटल लायबिलिटी 257,500, 142,500, ये 1 लाख। देखो ये तो आप कह सकते हो कि हमारा रिवीजन ही हो गया। अभी तक सिर्फ एक ही नया पॉइंट था, वो ये कि अगर हमें सिंपली सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखा हुआ दे रखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसमें फर्म एप्लीकेशंस नहीं है।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का मतलब ये है कि वो एप्लीकेशन दे रखी है जो पब्लिक से रिसीव हुई हैं, और पब्लिक से कौन सी रिसीव होती है, मार्क्ड और अनमार्क्ड, मतलब उसमें फॉर्म नहीं मानते, ऐसा हम मान के चलेंगे। मैंने कहा ज्यादातर क्वेश्चन में तो वो खुद ही बता देगा कि फॉर्म है नहीं है, लेकिन अगर नहीं बताएगा तो हम उसमें सिर्फ मार्क्ड अनमार्क्ड ही मानेंगे, तो मतलब उसमें से मार्क्ड माइनस कर देंगे तो बची हुई अनमार्क्ड एप्लीकेशंस होंगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमने लायबिलिटी को कंप्यूट कर दिया। आइए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे तो इसमें हमसे दो चीजें मांगी गई हैं। क्या क्या? पहले इसने हमसे मांगा है कि पहले तो ये बताइए कि कितना अमाउंट अंडरराइटर को पे करना है या कितना उनसे रिसीव करना है, पहले तो ये बताइए, ठीक है। और पास जर्नल एंट्रीज, मतलब दूसरी भी बात पूछी है, साथ में जर्नल एंट्रीज भी मांगी है रिलेटिंग टू अंडरराइटिंग। मतलब सेकंड पार्ट के दो पार्ट्स हो गए, सेकंड ए जिसमें हम वो अमाउंट ड्यू निकाल के दिखाएंगे, और सेकंड बी जिसमें हम जर्नल पास करके दिखाएंगे। आइए सेकंड का ए पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट पेएबल टू रिसीवेबल फ्रॉम ईच अंडरराइटर। एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स, ठीक है। देखिए मैंने जो आपको एग्जाम्पल करवाया था उसमें फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे फॉर्म भी है। तो इस बार जो हमें पैसा लेना है वो टोटल लायबिलिटी के शेयर्स का लेना है, क्योंकि उनको फॉर्म वाले भी तो शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो इस बार ध्यान रखें, जो शेयर लेने हैं वो नेट लायबिलिटी नहीं है, इस बार जो शेयर लेने हैं वो टोटल लायबिलिटी है। तो हम यहां पर लायबिलिटी मतलब टोटल लायबिलिटी पहले लिख देते हैं जो शेयर्स में उनकी है। इसको 2,57,500 शेयर्स लेने हैं, इसको 1,42,500 शेयर्स लेने हैं, और इसको 1,00,000 शेयर खरीदना है। पहले हम जो पैसा इनसे लेना है वो लिखते हैं, अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स। बड़े ध्यान से, हमारा एक शेयर ध्यान रखें 10 रुपए का नहीं है, इस बार 2 रुपए का प्रीमियम भी है। मतलब हमारा एक शेयर 12 रुपए का बिक रहा है, इशू प्राइस इज 12 रुपए। तो हर एक शेयर हम अगर पब्लिक को भी देंगे तो 12 रुपए का शेयर बेचेंगे, तो अंडरराइटर को भी तो ऑफकोर्स 12 का ही देंगे। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि इस बार जो पैसा हमें लेना है 2,57,500 शेयर्स एक्स हमसे खरीदेगा, और हर एक शेयर ध्यान रखें 12 रुपए में खरीदेगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। सर 257,500 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30,90,000 आता है। 1,42,500 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? सर ये आ रहा है 17,10,000। और ऐसे ही 1,00,000 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है ये भी बताइए। सर 12 लाख आ रहा है, ठीक है। ये क्या अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो हमें अंडरराइटर से मिलना है, जो उनसे लेना है। अब बात आती है हमें क्या देना है, हमें उनको कमीशन पे करना होता है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये हो गया अमाउंट ड्यू फ्रॉम। अब क्या लिखेंगे, अमाउंट ड्यू टू अंडरराइटर्स। अमाउंट ड्यू फ्रॉम ये क्या है, अमाउंट ड्यू टू अंडरराइटर्स। और बेसिकली जो उनको हमें अमाउंट देना होता है वो क्या होता है, वो अंडरराइटिंग कमीशन होता है। पूरा क्या लिखें, सिर्फ कमीशन ही लिख देते हैं। अब यहां जो बेवकूफी हो सकती है, इस बात को समझे। 3 चीजें मैटर करती हैं वैसे, क्या क्या?
ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी यहां 12 लाख शेयर्स की है। दूसरी चीज क्या मैटर करती है, इशू प्राइस। लेकिन ध्यान रखें यहां हमने इशू प्राइस नहीं लिया, यहां फेस वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। मुझे दावा है, पूरा विश्वास है, ये बता रहा हूं मैं कि फेस वैल्यू पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है फेस वैल्यू पे लेने के लिए, बट स्टिल बच्चे मुझे फिर भी डाउट भेजते हैं। फिर मैं उनको हाईलाइट करके भेजता हूं, देखो बेटा ये रही वो लाइन जिसकी वजह से हम फेस वैल्यू पे ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें कमीशन फेस वैल्यू पर देनी है। ये फेस वैल्यू नहीं लिखा होता तो फिर हम किस पे देते, फिर हम 12 रुपए पे देते। तो आप क्या करें, आप यहां पर 10 लिखेंगे ना, इसके ऊपर ऐसे 12 लिखकर, ऐसे 12 लिखकर काट भी दीजिए और ऐसे हाईलाइट भी कर दीजिए। देखो देखो दुनिया वाले देख लो कि हम 12 नहीं ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। और क्यों 10 ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है फेस वैल्यू पे लेना है और हम इस पे 5% का कमीशन दे देंगे। तो 12 लाख शेयर्स जो हैं उसको 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि उनका रिस्क 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से है, पर क्या करें, क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन की बात को तो नहीं टाल सकते ना। ये कैलकुलेशन करके 6 लाख आता है। अब क्योंकि वाई और जेड की भी सेम ही ग्रॉस लायबिलिटी है, तो ऑफ कोर्स यहां पर अब आपको वापस से कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप सीधा कमीशन का अमाउंट लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहां तो इत्तेफाक बड़ा जबरदस्त हुआ है, मतलब क्या जबरदस्त, तीनों से ही ज्यादा पैसे लेने हैं। एक्स से लेने कितने हैं 30-90, पर उसको कमीशन के नाम के देने कितने हैं 6 लाख, भी ज्यादा लेने ही है तो इससे हम नेट में मंगवाएंगे। वाई से भी हमें ज्यादा ही लेने हैं, 17-10 लेने हैं, 6 लाख ही देने हैं, इससे भी नेट में मंगवाएंगे। और जेड से भी ज्यादा ही मंगवाने हैं, मतलब इससे भी नेट में मंगवाएंगे। तीनों से इस बार हमें नेट में मंगवाना ही है, क्योंकि इस बार किसी को देना तो है नहीं। इसलिए जब हम अभी जर्नल एंट्री पास करेंगे, पहली कितना आएगा, दूसरी कितना देना है उनको कमीशन के नाम का, और तीसरी सेटलमेंट में, क्योंकि तीनों से ही मिलना है, तीनों से ही आना है, हमारी एंट्रीज इस बार सिर्फ 3 ही पास होंगी। एटमोस्ट कितनी हो सकती हैं, 4। अंडरराइटर से रिलेटेड एटमोस्ट 4 हो सकती हैं, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, क्योंकि कुछ से लेना और कुछ से देना हो सकता है, लेकिन यहां पे तीनों से ही पैसा लेना है, इस करके 3 एंट्रीज में ही हमारी बात बन जाएगी। अब आपको यहां पर फाइनली क्या लिखना है, नेट अमाउंट कितना अब रिसीवेबल है, नेट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर्स। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ऐसे ए माइनस बी करके दिखा दो। 30-90 में से 6 लाख घटा देंगे, 2490 इससे लेना है, 11,10,000 इससे लेना है, और 6 लाख इससे लेना है। ये 2490 कैसे आया पता है ना आपको, 30-90 में से 6 लाख घटा दिए, 2490 इससे ले लेंगे, 17-10 लेने हैं, 6 लाख हमको देने भी हैं, तो इससे 11-10 मंगवा लेंगे। 12 लाख इससे लेने हैं, 6 लाख हमको देने हैं, तो इससे हम नेट में 6 लाख मंगवा लेंगे। ये हमारा सेकंड का ए पार्ट हो गया। हमने बता दिया कि देखो नेट में ये अमाउंट आना है, ठीक है ना। अब हम जर्नल एंट्रीज पास करके दिखा देते हैं। तो तैयार हैं आप? हाँ सर तैयार हैं हम। सेकंड का बी पार्ट, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। यहां कंपनी का नाम देखो ए लिमिटेड है ना, जर्नल, ठीक है। अब ध्यान से, सबसे पहले
इस बात को ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था वहां पर हमारा शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू और 10 रुपए पे ही इशू हुआ था। यहां हमारा शेयर 12 रुपए पर इशू हो रहा है, ध्यान रखें 12 रुपए पर इशू हो रहा है, 2 रुपए प्रीमियम के भी हैं। जब हम इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ते हैं तो हम ये बात देखते हैं, या आपने 12th क्लास में देखी होगी, कि जब हमारा शेयर प्रीमियम पे इशू होता है तो एक सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम का खाता भी क्रेडिट होता है। ये बेवकूफी आप कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी आपको कह रहा हूं पहले देख लो इस क्वेश्चन को, पहले इस एग्जाम्पल को देख लो। आप मुझे पहले बताइए कि हम एंट्री पास करते वक्त क्या करते हैं, जो अंडरराइटर है जिससे हमें जितना जितना लेना होता है पहले हम वो डेबिट कर देते हैं। एक्स को आपने कितने शेयर्स इशू किए हैं? सर एक्स के शेयर्स हैं 257,500, उससे 12 रुपए के हिसाब से 30,90,000 लेने हैं ना। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, 257,500 इंटू 12। ऐसे ही वाई से हमें कितने पैसे लेने हैं, 1,42,500 इंटू 12। और ऐसे ही जेड से हमें कितने लेने हैं, 1,00,000 इंटू 12। ठीक है, ये हमने डेबिट कर दिया। और ये अमाउंट तो हम ऊपर निकाल ही चुके हैं। ये अमाउंट कितना आया था, 30,90,000 हमें एक्स से लेना है, 17,10,000 हमें वाई से लेने हैं, और 12 लाख रुपए हमें जेड से लेने हैं। ये तो ऊपर हमने कर ही रखा है। अब ना जब मैं यहां पर, क्योंकि बाद में ना आपको रिवीजन के टाइम पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मैं ये आपके लिए यहां पे कर रहा हूं। मुझे बता सकते हो कि हमने अंडरराइटर्स को कितने शेयर्स इशू किए हैं? शेयर्स, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है इसलिए मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, आप भी इसे एक रफ वर्किंग के तौर पे लिख सकते हैं। हमने अंडरराइटर को टोटल कितने शेयर्स इशू किए हैं? सर 257,500 प्लस 1,42,500 प्लस 1,00,000, ऐसे है ना कुछ? जरा टोटल करके बताओगे कितना आता है? 257,500 प्लस 1,42,500 प्लस 10 लाख, 1,00,000 सॉरी, कितना आ रहा है ये? 5 लाख आ रहा है ना, 5 लाख शेयर्स। अंडरराइटर को कितने शेयर खरीदने पड़े हैं? 5 लाख खरीदने पड़े, ठीक है ना। और वैसे भी समझो ना, हमारे पास टोटल पब्लिक से एप्लीकेशन कितनी आई थी? 31 लाख की आई थी, 31 लाख की आई थी। और जनरल पब्लिक को आपने 36 लाख इशू किए हैं, क्योंकि देखो 45 लाख का इशू था, 9 लाख तो प्रमोटर के लिए रिजर्व थे। पब्लिक को कितने जा रहे हैं? 36 लाख। 36 लाख ही आपने अंडरराइट कराया है, जिसमें से 31 लाख पब्लिक से आए हैं। दैट मींस बाकी के 5 लाख अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे। तो अंडरराइटर की यहां पे जो शेयर्स खरीदने की लायबिलिटी है वो कितने की है? 5 लाख शेयर्स की है। तो आप चेक करोगे ना, आप अगर चेक करोगे इसका टोटल कितना है? 5 लाख है, 5 लाख शेयर्स है। अच्छा, अब हमने इन तीनों को मिला के 5 लाख शेयर दिए हैं, 5 लाख शेयर दिए। इन तीनों को जोड़ दोगे तो 60 लाख आएगा। इन तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 60 लाख आएगा। आप में से बहुत से बच्चे जो हैं यहां पर 60 लाख लिखकर इस एंट्री को ऐसे खत्म कर देंगे, जबकि नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 60 लाख के अंदर 10 लाख रुपए तो प्रीमियम के नाम के भी हैं, 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम भी आ रखा है। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमने इन तीनों को मिला के 5 लाख शेयर दिए हैं। 5 लाख की फेस वैल्यू जो है 50 लाख है। तो पहले तो आप ये समझे कि यहां पे 50 लाख लिखना है, ठीक है। 60 लाख लिखकर आप एक बार काट दीजिएगा, 60 लाख लिख के एक बार काट दीजिएगा। और क्या लिखेंगे आप? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2, 10 लाख। तो भाई इस एंट्री को पास करते वक्त आपको किस बात का ध्यान रखना है? देखो ये तो क्लियर है कि तीनों को मिला के हमने 5 लाख शेयर्स दिए हैं, और 5 लाख शेयर्स हमने 12 रुपए के हिसाब से दिए हैं। मतलब इन लोगों ने 60 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। तभी आप देखोगे इन सबका टोटल जो है 60 लाख ही आएगा, इस सबका टोटल 60 लाख ही आएगा। 60 लाख लेने हैं इनसे। अब ये 60 लाख रुपए सारे के सारे फेस वैल्यू थोड़ी है। इस 60 लाख में से 50 लाख रुपए फेस वैल्यू है, तो जो फेस वैल्यू है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट में जाएगा, और ये एंट्री हो जाएगी। भाई जब हम प्रीमियम पे शेयर इशू करते हैं तो अगर मैं नेट में एंट्री पास करूं तो जनरली क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम।
या हम बैंक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने सेटलमेंट बाद में करनी है, अभी तो बस हमने इनसे पैसा ड्यू करवा लिया, जितने जितने इनसे पैसे लेने हैं एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट करके ड्यू करवा लिया। अब हम दूसरी एंट्री क्या करते हैं, अब हमें इनको क्या देना है, हमें इनको कमीशन पे करना है। कमीशन हमारे लिए नुकसान है, खर्चा है, इसलिए अब हम सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री में हम करेंगे अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। तीनों की कमीशन सेम है, 6 लाख रुपए। कमीशन निकालते वक्त ध्यान रखना है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कमीशन फेस वैल्यू पर देनी है, तो हमने इसलिए फेस वैल्यू पर दी और 6-6 लाख की तीनों को कमीशन देंगे तो टोटल 18 लाख हो जाएगा। इनका नरेशन भी लिख लीजिए। नरेशन क्या लिखोगे, इसकी नरेशन लिखो पहले, बीइंग शेयर्स allotted to underwriters and amount due thereon। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, बीइंग कमीशन ड्यू, बीइंग कमीशन ड्यू। अब आप सेटलमेंट कर लो। पहली एंट्री में देख लो, एक्स से हमें पैसा लेना कितना है, सर एक्स से हमको पैसा लेना है 30,90,000 और उसको देना कितना है 6 लाख। 30,90 डेबिट है और 6 लाख क्रेडिट है, तो नेट में कितना डेबिट है 24,90। इस खाते को खत्म करने के लिए क्या करोगे, इससे 24,90 मंगवा लेते हैं। ऐसे ही वाई और जेड से भी क्योंकि ज्यादा लेना है, इनसे भी मंगवा लेंगे तो इनके खाते क्लोज हो जाएंगे। और मंगवाएंगे तो क्या एंट्री होगी, क्या आएगा जब हम पैसा मंगवाएंगे, पैसा आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। और क्रेडिट द गिवर, कौन कौन है, तीनों ही गिवर है, तीनों ही देंगे एक्स वाई जेड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। जितना जितना वो अमाउंट देंगे उतना उतना अमाउंट हम उनके आगे लिखते जाएंगे। आइए अब हम फाइनल सेटलमेंट की एंट्री कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, 30,90,000 माइनस 6 लाख, 24,90, 17,10 माइनस 6 लाख, 11,10, 12 लाख माइनस 6 लाख, 6 लाख। जरा तीनों को मिला के बताओ कितना पैसा आ रहा है, 24,90, 24,90 प्लस 11,10 प्लस 6 लाख, सर ये आ रहा है 42 लाख रुपए, 42 लाख। आप खुद वैसे भी सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ। इन तीनों को शेयर्स कितने रुपए के दिए हैं, 60 लाख के दिए, मतलब 60 लाख इन तीनों से कंबाइंड तौर पे लेना है। और कमीशन इनका कितना है तीनों का मिला के 18 लाख। 60 लाख इनसे लेना है, 18 लाख हमको देना है, तो नेट में इनसे कितना आएगा हमारे पास 42। तभी आप देखोगे इन तीनों से जो कंबाइंड अमाउंट आया है वो 42 लाख का आया है। तो इसके लिए अब नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फाइनल सेटलमेंट। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फाइनल सेटलमेंट। अच्छा, हम वो एजम्पशन भी लिख लेते हैं जो हम मेंशन करते हैं हमेशा। कौन सी एजम्पशन मेंशन करते हैं, याद है ना आपको, कि फॉर्म अंडरराइटिंग का हम ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं। फॉर्म अंडरराइटिंग शेयर्स आर treated as marked applications, that is
benefit of firm underwriting is given to individual underwriters. ठीक है, देखिए अभी ना हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज को लेकर किए हैं। मैं अभी इस पर 1-2 क्वेश्चंस आपको और करवा दूंगा ताकि जर्नल एंट्रीज बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, और वैसे भी आपको पता ही है जब तक हम किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 2-3-4 क्वेश्चन नहीं कर लेते तब तक वो कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो हम इस पे अगली क्लास में आते ही कुछ क्वेश्चंस और भी देख लेंगे। फिलहाल बस अभी तक आप ये मानिए कि 4 जो एंट्रीज पॉसिबल हैं। पहली एंट्री, अंडरराइटर से पैसा कितना लेना है। हमें कौन सा पैसा उनसे लेना होता है? वो पैसा जो शेयर्स के अगेंस्ट आना है, मतलब जो हम शेयर्स उनको इशू करेंगे उसके अगेंस्ट जो पैसा आना है। हम अंडरराइटर का नाम लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल। अगर शेयर पार पे इशूड है, लेकिन अगर प्रीमियम पे शेयर्स इशूड है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। ठीक, फिर दूसरा, अब हमें उनको क्या पे करना है? हमें उनको कमीशन का पैसा पे करना है, तो अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर। और फिर तीसरी एंट्री, जिनसे लेना है बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, जिनको देना है चौथी एंट्री अंडरराइटर टू बैंक। ये 4 एंट्रीज के अलावा और कोई 5वीं एंट्री जनरली अंडरराइटिंग से रिलेटेड नहीं होती। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा प्लीज। तो आज की क्लास में मैंने आपको जितना भी हमने पढ़ा है प्लीज उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं। आज के करवाए हुए एग्जाम्पल क्वेश्चन जो हैं वो प्लीज आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगली क्लास में हमारा ये टॉपिक सब्सटैंशियली कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अब देखा जाए तो मुझे जर्नल के बेस 2-3 क्वेश्चन करवाने हैं, उसके बाद फिर हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, हम फिर पार्शियल अंडरराइटिंग के ऊपर बात करेंगे। वो कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, चांसेस है कि शायद हमारा ये टॉपिक अगली क्लास में ही खत्म हो जाए, पर अगर इससे अगली क्लास लगी भी तो वो छोटी क्लास होगी, मतलब वो जल्दी खत्म हो जाएगा। पर सब्सटैंशियली हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।